So today's chapter is chapter 11 of class 10th, and the title of the chapter is The Human Eye and the Colorful World. हमारी प्यारी आंखें और सुंदर कलरफुल दुनिया. दिस इज द चैप्टर. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एंड लर्न अबाउट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहले तो ह्यूमन आई, बिकॉज द चैप्टर नेम इज़ ह्यूमन आई. हमारी आंखें क्या है, हम इंसानों की आंखें या किसी भी जानवर की भी हो, डजेंट मैटर, ऑल आर सेम. वो उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन. किसकी पावर? आँख की पावर. उसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन. ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. एंड देन द डिफेक्ट्स ऑफ विज़न. जैसे जैसे हमारी आँख कमज़ोर होती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कैसे इम्पेक्ट करती है विज़न को, इसके बारे में इन टोटलिटी हम पढ़ेंगे. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द कलरफुल वर्ल्ड. क्योंकि हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं इस दुनिया को, जो हमको बहुत सुंदर लग रही होती है. तो वो सुंदर क्यों लग रही होती है? तो वी विल लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. हमने ग्लास से तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीखा ही था प्रीवियस चैप्टर में. इस बार हम समझेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. एंड सेम वे में डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म. जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो होता क्या है. तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. And the third and important part of the chapter is about atmospheric refraction and scattering of light. And ये दो चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया को सुंदर कलरफुल बना देती हैं. तो देखने वाली हमारी आई हो गई, डिफरेंट कलर्स बनाने वाले ये फिनोमिना हो गए, और ये फिनोमिना कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, हमारी दुनिया में होते हैं, उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे. Right? So let's start with the first part of the chapter called the human eye. जैसी आंखें बोलते हैं तो क्या ख्याल में आता है? Something like this. जैसे ये दो आंखें दिख रही हैं आपको, ऐसे ही लगता है. ये आंखें किसी की भी हो सकती हैं. एक जानवर की हो सकती हैं, एक ह्यूमन की हो सकती हैं, एक बर्ड की हो सकती हैं, मे बी एक फिश की हो सकती हैं. बट सबकी जो आंखें होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, गोल. और इसको क्या बोलते हैं? मीन्स ये जो आँख जो हम देख रहे हैं, यदि आप ये आँखों को बाहर निकालो, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, सो आई डोनेट की जाती है, तो जब आँख को डॉक्टर बाहर निकालता है ऐसे ही लगता है कंचे की तरह दो कंचे बाहर आ गए, लाइक अ बिगर कंचा, वाइट कलर का जो कंचा होता है. सो द आई बॉल, उसको क्या बोला जाता है? आई बॉल. अब आई इन द शेप ऑफ अ बॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप. करीब करीब आपको स्पेरिकल शेप में लग रही है. बस ये थोड़े जो चीज़ें साइड में निकली हुई हैं उनको भूल जाओ, पर लग रहा है ना एक बॉल जैसी है, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. तो जो हमारी ह्यूमन की आई होती हैं उसका डायमीटर मीन्स इस कॉर्नर से इस कॉर्नर या इससे लेफ्ट टू राइट, तो डायमीटर इज़ अराउंड 2.3 सेंटीमीटर. तो आप बोल सकते हैं एक ये बॉल की तरह है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आई बॉल. यदि आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, मीन्स साइड से देखेंगे, इट लुक समथिंग लाइक दिस. जैसे सामने से तो ये हमें आँख दिख रही है दो, जो ऊपर राइट कॉर्नर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यदि इसको साइड से देखेंगे तो ऐसा क्या है, ये मेरा आइस का लेंस है, ये जो बढ़िया से चमक रहा है, तो दिस द लेंस. एंड उसके पीछे इमेज बनती है. ये आई को यदि मैं कंपेयर करूँ, किससे कंपेयर कर सकते हैं? एक कैमरे से. आपका पुराने टाइप का कैमरा हो या न्यू टाइप का कैमरा हो, जैसे कैमरे में लेंस होता है ऐसे हमारी आँख में लेंस होता है. इस लेंस के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कवर होते हैं, तो हमारी आई के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ये ब्लैक सामने है, कुछ प्रोटेक्शन कवर होते हैं. इस लेंस का जो आप जब फोकस करते हो तो इसको रोटेट करते हो इस वाले पार्ट को, तो राइट, उससे क्या होता है, लेंस का जो अपेचर है, जो ओपनिंग है वो कम ज़्यादा होती है. ऐसी ही हमारी आइज़ की ये जो ओपनिंग है ब्लैक कलर का दिख रही है ऊपर, ये आपको ये कम ज़्यादा होती है. और आँख में से जो भी कुछ बनता है, जो भी कुछ कैमरा देख रहा होता है या जो भी कुछ आँख देख रही होती है, जैसे ये एक बॉल को देख रही है, उसकी एक इमेज बनती है आँख के पीछे वाले हिस्से में, दिस बैक पार्ट में बनती है, जो ये बहुत सारी नर्व्स दिख रही है ना, यहाँ पे एक इमेज बनती है. और ये इमेज कैसे बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि ये आइस में सामने एक लेंस है, जैसे कैमरे में लेंस है, और जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई था या प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि लेंस के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो इमेज हमेशा बैक साइड में बनती है, एक्सेप्ट वन केसेस. और वो जो इमेज जब बैक में बनेगी तो बनेगी इन्वर्टेड होगी, दैट मीन्स रियल होगी. तो फ्रंट में जो भी चीज़ है उसकी एक इमेज बनी जो कि रियल इमेज बनी, राइट. एज अ रिज़ल्ट जब हमारी आई के बैक में इमेज बनती है तो उस इमेज को हमारी ये नर्व्स इंटरप्रेट करती हैं और माइंड में कुछ सिग्नल भेजती हैं. तो माइंड को मालूम चल जाता है ये क्या है, एक बॉल है. और माइंड को कैसे मालूम चला बॉल है? क्योंकि हमने बचपन से आपके मम्मा पापा ने सिखाया कि दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, या टीचर्स ने सिखाया इसको क्या बोलते हैं, बॉल.
इस चीज़ की कोई भी स्पेरिकल शेप की चीज़ हो उसको हम बॉल बोलेंगे। तो माइंड ने फट से इंटरप्रेट कर लिया। एग्जैक्टली सेम वे में कैमरे के अंदर भी जब कोई इमेज बनती है तो वो इमेज कहाँ जाके प्रिंट होती है, जो जैसे ये लेंस से इमेज आ रही है या ये फुटबॉल की इमेज आई में बन रही है, तो इसमें क्या बनती है, पीछे एक रोल होता है। पुराने टाइप के कैमरे में देखोगे ना, एक ऐसे एक रोल होता था, या इसको जब खोलते तो बोलते थे रील, पिक्चर की रील। तो ये पिक्चर की रील है जो कि यहाँ पे होती थी। इसके ऊपर जैसी लाइट पड़ती थी, ये सिल्वर क्लोराइड होता था इसमें, जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी वहाँ एक फिगर बन जाएगी। दैट मीन्स इमेज इज इम्प्रिंटेड ऑन इट। और इसको आप डेवलप करा लेते थे तो आपके फोटोग्राफ बन जाते थे। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक आपके कैमरा हो गए, तो उसकी जगह, रोल की जगह इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है जिसके ऊपर जो भी कुछ कैमरे से इमेज जो लेंस से जा रहा है उसकी इमेज बनती है। सेम वे में आई के सामने जो भी चीज़ होगी उसकी एक इमेज बन देगी बैक पार्ट ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड रेटिना। इस बैक वाले पार्ट में बनती है। ठीक है, ओके। अब आई को ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसके ये क्या क्या कंपोनेंट है। तो हमने क्या कहा, हमारी आईज एक बॉल की तरह होती है, दैट इज कॉल्ड एन आई बॉल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। एंड कॉर्निया क्या होता है, हमारी आई का सबसे आगे वाला पार्ट, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, जिससे जो मैक्सिमम रेज जो आ रही होती हैं, लाइट रेज आएगी, वो कहाँ से पास होंगी, इस फिल्म से। ये जो ब्लू कलर की आपको एक लेयर दिख रही है, राइट। सो जब मोस्ट ऑफ द लाइट आएगी तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आईज ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो ये जो कॉर्निया का आउटर सरफेस, ये एक बाहर एक लेयर, एक छोटी सी झिल्ली दिख रही है इस ब्लू कलर के बाहर, उस लेयर में ही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट, क्योंकि एयर से एक मीडियम में एंटर कर रही है, एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड कॉर्निया। तो मैक्सिमम जो लाइट है, मैक्सिमम बेंडिंग यहीं पर हो गई। उसके बाद आता है ये सेकेंड पार्ट लाइट कलर का, दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस मीन्स पानी, इसमें मीन्स आँख में यहाँ पानी सा भरा रहता है, हाँ, इट्स अ लिक्विड टाइप थिंग। ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या होता है, ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको, दिस ब्लैक वन, ये ऐसे ऊपर और नीचे। यदि इधर आइज़ में देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो हमने इसको ग्रीन कलर किया हुआ है, एक्चुअली क्या होता है, या तो ब्राउनिश होता है या ब्लैकिश होता है, या ब्राउन प्लस ब्लैकिश दोनों का मिक्सचर होता है, राइट। बहुत ही रेयर केसेस में इट इज़ स्लाइटली वाइट, जिनकी आँखों को बोलते हैं थोड़ी कंजी आँखें, वाइट सी आँखें होती है। सो दिस ब्लैक पार्ट इज़ कॉल्ड आइरिस। एंड आइरिस का काम क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। एंड नाउ व्हाट इज़ द पीपल, पीपल इज़ दिस, ये जो लेंस की ओपनिंग दिख रही है आपको, इस लेंस की ओपनिंग कितनी ज़्यादा बड़ी होगी या कम होगी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पीपल। या इधर आइज़ में देखें राइट कॉर्नर में, तो ये जो ब्लैक कलर का आइज़ दिख रहा है, ये जो लेंस दिख रहा है, बेसिकली बोलते हैं ना आई का जो लेंस है, दिस इज़ अ लेंस। तो कितना पार्ट आई का जो लेंस दिख रहा है, क्या साइज़ है उसका, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पीपल। क्लियर। सो द पीपल वी कैन से साइज़ क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज़। तो जितना ज़्यादा पीपल खुला होगा, जितनी ज़्यादा आँख हमारी खुली होगी, उतनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी। तो इनडायरेक्टली इट इज़ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, ओके। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या बचा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड अ लेंस। और इसको नॉर्मली लेंस नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट अ क्रिस्टलाइन लेंस। मीन्स छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके एक बड़ा लेंस बन गया, जो इतने फाइन एक दूसरे से टच किए हुए हैं तो आपको मालूम ही नहीं चलता है कि वो इतने सारे, एक ही लेंस लगता है हमको। तो दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus object at different distance on the retina। कहने का मतलब कि जो बाहर से जो इमेज बनेगी, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ हो गया, कॉर्निया में हो गया। जो थोड़ा बहुत हमको करना है, मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट करनी है, सो दैट जो इमेज बने वो कहाँ बनेगी, हमारे इस पोर्शन में बनेगी। पर लाइट को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, तो बीच में ये आइज़ में खाली नहीं होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये भी एक जिलेटिन टाइप का मटेरियल होता है, वो इसमें भरा रहता है। ठीक है, लाइक वैसलीन होती है ना, बस वैसलीन समझ लो, एकदम ट्रांसपेरेंट वैसलीन, उस टाइप की चीज़ होती है। अब जो लाइट आ रही है, जो पीपल से होती हुई, लेंस से होती हुई आई, उस इमेज को कहाँ बनना है, इस ब्लैक पोर्शन पे। ये जो ब्लैक की लेयर है, दिस इज कॉल्ड रेटिना। और रेटिना में क्या होता है, रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं,
और जैसे ही उन पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, मीन्स अकॉर्डिंगली दे प्रोड्यूस करंट। ओके, तो लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और जो वो जनरेट करते हैं तो जो ऑप्टिकल नर्व होती है, ये एक नर्व जो होती है जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है, उसमें वो इलेक्ट्रिकल करंट चला जाता है। अब क्योंकि हमें इमेज बनानी है, किस पे बनानी है, रेटिना पे। इमेज बहुत पास में भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट बहुत पास भी हो सकता है आइज़ के, बहुत दूर भी हो सकता है, तो उसकी इमेज बननी रेटिना पे है। तो एग्जैक्टली यहाँ कैसे बनेगी, हमने ये देखा था ना, एक लेंस यदि इसकी फिक्स फोकल लेंथ है तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है तो इमेज कहाँ बनेगी, राइट, इन्फिनिटी पे तो कहाँ बनती है, फोकस से बनती है। अब यदि इसकी फोकस, हमारे जो लेंस है, आई का जो लेंस है, वो उसकी फोकस यदि फिक्स हो गई, तो मान लो उसकी फोकल लेंथ सपोज हर बार यहाँ पे है, तो फोकस यहाँ बनेगी। कुछ बार इमेज आउट फोकस से दूर भी बनती है, पीछे भी बन सकती है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो आई है, भगवान ने ऐसी बनाई है कि इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है ना, फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, मीन्स लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है। एज अ रिजल्ट जो इमेज बनती है हमेशा हमारे रेटिना पे ही बनेगी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, ये आपके दिमाग में भी आया होगा, एंड आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। क्या, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट you are not able to see object clearly for some time when you enter from a bright light to a room with a dim light। मीन्स एक बाहर धूप निकली हुई है और सडनली आप रूम में आ जाओ जहाँ पे अंधेरा है, तो आपको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा टू एबल टू सी कि कमरे में कोई है भी, थोड़ी देर तक तो अंधेरा से ही छाया रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा लेंस है, ये जो हमें लेंस है, आप फ्रंट से देखें तो हमारा ये देखो पीपल का जो साइड है, मीन्स जो लेंस की ओपनिंग जो हमको दिख रही है, आइरिस की वजह से, आइरिस क्या कर रही है कि ये आइरिस जो है छोटी बड़ी होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। एज अ रिजल्ट पीपल का साइज हमारा कम ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पीपल क्या कंट्रोल कर रहा है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। अब बाहर, आप कमरे के बाहर थे जहाँ सनलाइट थी, तो बहुत तेज़ लाइट थी, तो आँख अपने को बचाना चाहिए, राइट, प्रोटेक्ट करने के, तो आइरिस जो है रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है तो पूरी खुल जाती है। जब पूरी खुल जाती है तो हमारी ये पीपल जो है बहुत छोटी हो जाती है, और जैसे ही हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब ये सिकुड़ जाती हैं तो हमारा पीपल क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, बेसिकली लेंस की ओपनिंग ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा बड़ा लेंस है, कहने का मतलब कमरे में आप एंटर किए, बिल्कुल अंधेरा था, तो अब आपको देखने में टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय पीपल छोटी थी, कम लाइट आपकी आँख के अंदर जा रही है। अब लाइट एडजस्ट होती है, दैट मीन्स आपकी आइरिस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है। एज अ रिजल्ट मैक्सिमम लाइट आपकी आंख में जाएगी और यू आर एबल टू सी। इसलिए आपको कुछ टाइम लगता है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में कुछ टाइम लगा है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है ना, जैसे कैमरे का शटर लगा रहता है आगे, और उसका ये डायफ्राम जो है वो खुलता है, बंद होता है, और उससे अपना एडजस्ट करते हो, फोकस एडजस्ट करते हो। वट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर एडजस्टिंग द अपर्चर। अपर्चर मीन्स द ओपनिंग ऑफ द कैमरा, कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए और कितनी देर के लिए आएगी। तो वो शटर को खोलने के लिए एडजस्टमेंट फोकल पहले आपने एडजस्ट किया, फोकस किया, तो उसी से आपने अपर्चर को एडजस्ट किया, सो दैट अमाउंट ऑफ लाइट यू कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे ये डायफ्राम कर रहा है, हमारी आँख में क्या है, आइरिस जो है, आइरिस जो है वो अमाउंट ऑफ कितनी लाइट अंदर जाएगी थ्रू पीपल, उसको कंट्रोल कर रही है। या इनडायरेक्टली बोलो कि पीपल जो है बड़ी होगी तो ज़्यादा लाइट जाएगी, छोटी होगी तो कम लाइट जाएगी। इसलिए आपको लाइट से अंधेरे कमरे में आने में एडजस्टमेंट लगता है, लाइट को कुछ टाइम लगता है आपकी आंखों को। ये क्लियर हो गया? ओके। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं यदि आपसे पूछूं कि वाई डू वी हैव टू आइज़ फॉर विजन एंड नॉट वन आई, हमारी दो आंखें क्यों होती हैं, एक क्यों नहीं होती है? ह्यूमन बीइंग की हमेशा दो आंखें होती हैं। शिवजी भगवान को छोड़ दो जिनकी तीन थी, राइट, वो भी कभी कभी खुलती थी, पर अदरवाइज वी हैव टू आइज़। सो दो आंखें हमारी क्यों होती, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? यदि ये पर अच्छे डिज़ाइनर हो तो एक आंख से भी काम चल जाता, दो क्यों बनाई? यदि आप ध्यान से देखो, ये एक आदमी है, आप टॉप से देख रहे हो, ये उसकी नोज़ है, ये उसके दोनों शोल्डर्स हैं, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर। अब यदि इसकी एक आंख होती, एक आंख मीन्स नोज़ के लेफ्ट साइड में, तो एक आंख से वो कितना दिख सकता है, इतना देख सकता है, मीन्स इतने डिग्री देखता है। मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तो इट इज़ अराउंड 150, या मैं इधर जीरो लिखूँ तो ऐसे घूम के जाऊँगा, इट इज़ 150 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज़ अराउंड 150 डिग्री आप देख सकते हैं। यदि किसी एक आदमी की एक आंख खराब हो गई तो ही कैन सी ओनली अप टू दिस मच इज़ द रेंज फ्रॉम 0 to 150। यदि राइट से देखूँगा तो इट विल बी लाइक दिस,
0 to 150। भगवान ने 2 आई दी तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि वी आर एबल टू सी एक आँख से इतना और दूसरी आँख से इतना। दैट मीन्स अराउंड इधर 150 से लेके और इधर 150 मीन्स हमारे 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल हम देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक कुछ पोर्शन तो ऐसा है, ये बीच का पोर्शन, जहाँ हम दोनों आँखों से देख पा रहे हैं। आप समझ रहे हो पॉइंट? कहने का मतलब ये हुआ, यदि आप इसको थोड़ा और प्रॉपरली यदि इसको एंगल पॉइंट ऑफ से देखोगे, ये आदमी है, दैट मीन्स इस डिग्री में तो देख ही रहा है अराउंड 150 लेफ्ट साइड में और 150 राइट साइड में, ठीक है। और ये कॉमन एरिया आ गया, और ये टोटल एंगल देखो करीब 190 आ रहा है, क्योंकि देखो यदि स्ट्रेट लाइन होती है तो 180, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो अराउंड 190 डिग्री तक हम देख पाते हैं। एक आँख होती है तो 150 ही देख पाते हैं। और जो कॉमन दोनों आँखें एक साथ देख रही हैं, तो दैट मीन्स यहाँ विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी और अच्छी होगी। और जब बिल्कुल सेंटर में देखो 30 डिग्री में, दैट मीन्स इस वाले लेफ्ट वाले में देखूँ तो मीन्स बिल्कुल आँख के सामने जो चीज़ें हैं 30 डिग्री के अंदर यहाँ पे जो चीज़ होगी तो विजिबिलिटी विल बी बेस्ट। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको 2 आँख भगवान ने बनाई है, एक आँख से हमारा विजिबिलिटी। अदरवाइज हमको क्या होता है, गर्दन को बहुत ज़्यादा यहाँ इधर उधर घुमाना पड़ता है, जैसे उल्लू घुमाता रहता है, ठीक है। उल्लू की भी 2 आँख होती है, ही कैन रोटेट हिज लाइक नेक को पूरा करीब करीब 360 डिग्री घुमा ही लेता है वो, तो उससे क्या उसकी विजिबिलिटी और हो गई। हमारी क्या है, 2 आँख होते भी 190 है, उसकी करीब करीब 360 हो गई। वो इधर भी गर्दन ज़्यादा घुमा देगा, इधर घुमा के पूरा 360 देख लेता है उल्लू, राइट। तो एक आँख में अदरवाइज हमारे को नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती। तो एज अ गुड डिज़ाइनर ही हैज़ प्रोवाइडेड 2 आइज, और गॉड हैज़ प्रोवाइडेड 2 आइज। क्लियर हो गया? ओके, नाउ इफ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस, इज फोकल लेंथ ऑफ थिन एंड थिक लेंस आर सेम? क्या पतले और मोटे लेंस की फोकल लेंथ सेम होती है कि नहीं होती है? एंड दिस यू हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर, बता सकते हो? देन यू विल से कि नहीं सर, दोनों की जो फोकल लेंथ होगी डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, पहले इसको समझ लें। सपोज वी हैव अ लेंस एंड दिस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो एक लाइन हमने ड्रॉ की विच इज़ कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहाँ से पास होती है? ऑप्टिकल सेंटर, मीन्स लेंस के सेंटर से, ठीक है। अब ये लेंस बना कैसे था? ये लेंस मान के चलो एक ये सर्कल और मैं ये सर्कल, 2 सर्कल ड्रॉ करूँ, तो हमने 2 सर्कल का जो इंटरसेक्शन हुआ वो बेसिकली वी फिल्ड इट विथ से ग्लास, तो वही लेंस बन गया, बोल सकते हैं। ओके, तो हमने कहा कि ये एक सर्कल है तो उसका सेंटर होगा, तो लेट्स रेट सेंटर इज सी, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही पढ़ा था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बोले 2f, ट्वाइस ऑफ फोकस। व्हाट इज़ द फोकस? हाफ ऑफ दिस रेडियस। ये जो रेडियस है इसका हाफ, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ, क्योंकि प्रिंसिपल ऑप्टिक के आधा यहाँ तक, तो इट इज़ अ फोकस, तो इसका आधा हो गया, हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वट एवर इज दिस वैल्यू उसका हाफ। प्लस हमने क्या सीखा था कि वी हैव अ लेंस, और यदि हमारी बहुत दूर से रेज आ रही है, सपोज दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज का माना है कि वो हमेशा कहाँ से पास होंगी? फोकस से। यदि दूसरी भी मैं एक रे देखूँ वो भी यहाँ आएगी और वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। सो दिस इज़ वन लेंस वी हैव। इसकी सर्टेन थिकनेस है, थिकनेस जब थिक या थिन बात कर रहे हैं हम, इस विड्थ की बात कर रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतना मोटा है ये लेंस। यदि इस लेंस को मुझे थोड़ा और मोटा बनाना है तो लेट्स व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से थोड़ा प्रेशर लगाते हैं। मान के चलो ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल से बना है, मैंने प्रेशर लगाया तो ये क्या होगा? कुछ ऐसी हो जाएगी शेप। दैट मीन्स नाउ लेंस कैसा हो गया? मोटा हो गया। सो इट इज़ कॉल्ड अ थिक लेंस। अब मोटा हो गया कंपेयर टू द प्रीवियस वन जो था थिन था, पतला था। अब पर थिकनेस बढ़ने से हुआ क्या? हुआ ये कि थिकनेस बढ़ इसलिए गई कि ऐसे मान के चलो कि ये जो लेंस है, यदि मैं सर्कल ड्रॉ करता तो अब ये छोटे 2 सर्कल्स के क्रॉस सेक्शन का पार्ट है। दैट मीन जब छोटे सर्कल हो गए तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब ये छोटा हो गया तो मेरा सेंटर ऑफ सर्कल अभी ये थोड़ी रहेगा, क्या हो जाएगा? इट शिफ्ट टूवर्ड्स द सेंटर। तो अब मेरा सेंटर यहाँ आ गया। जब सेंटर यहाँ आया तो आपने क्या देखा? देखो फोकस भी मूव कर गई टूवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का ये 2f मीन्स आधा, तो मीन्स मोटे मेरे लेंस जैसा जैसा होता जाएगा तो मेरी फोकस शिफ्ट होती जाएगी टूवर्ड्स द लेंस, कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था
क्या फोकल लेंथ ऑफ अ थिन एंड थिक लेंस आर सेम? नो, दे आर नॉट सेम। और क्यों सेम नहीं है ये अभी हमने देखा। अब यदि मैं मोटे लेंस में भी देखूं, यदि रेज आएंगी, पैरेलल रेज कहाँ से पास होंगी? फोकस से। यदि दूसरी रे को भी देखूं, वो भी इसी फोकस से पास होगी। दैट मीन्स जो बाहर रेज हैं, जो बाहर से रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो मोटे लेंस पे पड़ रही हैं या पतले लेंस पे, थिन या थिक। बट द ओनली थिंग प्रिंसिपल दे आर फॉलोइंग इज कि यदि जिस भी लेंस से पास होंगी, पार होने के बाद वो उसकी फोकस से पास होंगी, क्योंकि दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि आपको पुराना वाला पतले वाला का देखा था, उसका फोकस क्या था? यहाँ था कहीं पर। दैट मीन्स मोटे वाला जो हमने इसको दबा के मोटा कर दिया तो फोकस शिफ्ट हो गई। यदि मैं 3 डिफरेंट केसेस बनाऊं, यदि 3 तरह के ग्लासेस ले लूं या लेंसेज ले लूं, एक ये मोटा लेंस, एक उससे पतला, एक उससे भी पतला, तो आप क्या देखोगे? मोटे की फोकस लेंस सबसे कम है, उसके इन बिटवीन वाले की इंटरमीडिएट है, और सबसे पतले वाले की फोकल लेंस इस या फोकल पॉइंट इज फारदेस्ट अवे, मीन्स बहुत दूर उसकी फोकस हो रही है, कह सकते हैं हम। तो इसी प्रिंसिपल का भगवान ने हमारी आँख में बहुत अच्छा यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, जो भगवान ने हमारा जो आई का जो लेंस बनाया, वो इतना फ्लेक्सिबल बना दिया कि उसको हल्का सा प्रेशर दोगे उसके फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, जो अभी हमने करके देखा, राइट। एंड ये जो प्रिंसिपल होता है, इसको बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। आँख अपने हिसाब से अकोमोडेट कर लेती है। किसको अकोमोडेट करती है? यदि किसी चीज़ को देखती है और उसकी इमेज कहाँ बनाएगी? रेटिना बनाएगी, तो वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करती है। किसकी? आँख के लेंस की। ये जो हमारा लेंस है, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ है। पर ये होता कैसे है? एंड अपनी लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने की जो पावर होती है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ accommodation. You are able to accommodate, my eye is able to accommodate, किस चीज़ को accommodate कर रही है? So that image retina पे ही बने हमेशा, तो उसके अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ को चेंज कर ले रही है। तो आप पावर ऑफ accommodation को डिफाइन कर सकते हो? Yes, you can define it very easy. It is the power of eye, the power of muscles, जो भी इसे फोर्स लगा रही होंगी कि वो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर लेती हैं, so that हमारी क्लियर इमेज बने दिमाग में, रेटिना पे। और रेटिना पे क्लियर इमेज बनेगी तो आपको साफ सुथरा दिखेगा, माइंड बहुत अच्छे से इंटरप्रेटेट कर पाएगा। अब ये होता कैसे है? आँख के अंदर ये हमारा लेंस है सपोज, ठीक है। अब ये लेंस देखो ऐसे करके आइस में ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है या ऑरेंज कलर की ये पार्ट दिख रहा है, ये कुछ मसल्स हैं, राइट। ये मसल्स क्या करती हैं? इस लेंस को, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, उस लेंस को क्या कर रही हैं? कभी दबा देती हैं, कभी खींच देती हैं। तो क्या कर रही है? फोकल लेंथ चेंज करें। और इन येलो कलर के पार्ट को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्लिनरी मसल्स। द आई लेंस इज कंपोज ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो वी कैन से इट फाइबरस, फाइबर जैसी चीज़ों से बना होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। जेली आपने देखी हो तो। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द क्लिनरी मसल्स। ये जो येलो कलर की जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये जो मसल्स हैं, जो क्लिनरी मसल्स होती हैं, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर को या लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देती है। और जब फोकल लेंथ चेंज होती है तो क्या होता है? हमारी फोकस आगे पीछे हो जाती है। और आगे पीछे होने से क्या होता है? आई में क्या फ़ायदा होता है कि इमेज हमेशा रेटिना पे ही बनती है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन थस चेंजेस फोकल लेंथ। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा ही था, ओके। एंड व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन। तो ये जो क्लिनरी मसल्स होती है, जब ये रिलैक्स्ड होती हैं, तब हमारा जो लेंस होता है वो पतला हो जाता है, राइट। तो जब पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दिस अनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तब हमको दूर की चीज़ें बहुत आसानी से दिखती हैं। जब हमको ज़्यादा दूर की चीज़ें देखनी है तो हमें ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। जब पास की चीज़ें देखनी है तो फोकल लेंथ हमारी कम होनी चाहिए, राइट। इजीली फोकस हो जाए, पास में ही फोकस हो जाए। दूर की चीज़ों को दूर की फोकस वाला फोकल लेंथ का लेंस का चाहिए, और दूर के लिए मतलब पतला लेंस चाहिए। क्लियर है? ओके। द फोकल लेंथ ऑफ द आइज कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। अब भगवान, इसमें भी हर चीज़ की लिमिट है। ऐसा नहीं है इस लेंस को दबाते दबाते अब इतना छोटा कर दें कि बस फिर तो कहने ही क्या, या इतना पतला कर दें स्ट्रेच करके कि इनफाइनाइट वो हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फॉर एवरीथिंग देयर इज़ अ लिमिट।
तो भगवान ने भी उसकी एक मिनिमम लिमिट, उससे ज़्यादा आप इसको प्रेस नहीं कर सकते या उससे ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ऐसे बोले। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्टेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक आदमी या कोई भी चीज़ आप अपनी आँख से कितनी, अपने क्या करो, अपने हाथ रखो आगे आँख के सामने और धीरे एक उंगली रखो और उस उंगली को धीरे धीरे आँख के पास लाओ। आप देखोगे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपकी वो उंगली जो है आपको धुंधली दिखने लगेगी। धुंधली दिखने लगे दैट मीन्स इट इज़ आउट ऑफ फोकस। यही मतलब होता है कुछ चीज़ें हमारी आउट ऑफ फोकस हो गई, मतलब आप उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। जब आप अपनी उंगली को अपने पास ला रहे होगे तो एक मिनिमम डिस्टेंस होगा जहाँ तक आपको वो क्लियर दिखेगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जहाँ तक डिस्टिंक्टली आप कर सकते हो कि एक उंगली है या उंगली के ऊपर कितने बाल हैं, आपको बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे डिस्टिंक्टली, दैट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस। और नॉर्मली, और उसको बोला जाता है, दूसरा वर्ड होता है नियर पॉइंट ऑफ द आई, एंड ये करीब होता है 25 सेंटीमीटर। मीन्स आप अपनी आँख से करीब करीब 25 सेंटीमीटर दूरी तक बहुत क्लियरली देख सकते हो। उससे ज़्यादा पास में लाओगे तो योर विजिबिलिटी आप क्लियरली नहीं देख पाओगे। इट इज़ बिकॉज यू आर इनसाइड द फोकस, आप उसे फोकस ही नहीं कर पाते। फोकल लेंथ आपको, मतलब आप आँख अब एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ये क्लियर? ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेम वे में, द फास्टेस्ट पॉइंट अपॉन विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट। मीन्स आप अपनी आँख से कितना दूर तक देख सकते हो, और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, आप इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। आपकी यदि आँख बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है उसमें, तो आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो। इन्फिनिटी मीन्स जैसे तारे दिख रहे हो, तारे क्यों देख पा रहे हो, दे आर एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस। वहाँ तक पहुँचने तो आपको कितने लाइट ईयर्स लग जाएंगे, पूरी ज़िंदगी, क्या हज़ारों ज़िंदगी बीत जाएंगी आपके, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं नॉर्मल आई। तो फारदेस्ट पॉइंट, कोई पूछेगा कितना दूर सकते हो, दैट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। सबसे पास में कितनी दूर तक सकते हो, यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। उससे ज़्यादा पास देखने पर आप नहीं देख पाओगे। ये हमारी आँख की क्या होती हैं, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन होती हैं। और वो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो रही होती है, लेंस क्या, फोकल लेंथ हम चेंज कर रहे होते हैं। क्यों चेंज कर रहे होते हैं, क्या चीज़ होती है वो, कौन सी मसल होती है, उसको बोलते हैं क्लिनरी मसल्स, जो हमारी फोकल लेंथ को चेंज करती है। एज अ रिजल्ट वी आर एबल टू सी थिंग्स वेरी क्लियरली। जितनी दूर की चीज़ होगी देखना है उसमें, उसके लिए क्या होगा, हमको फोकल लेंथ बढ़ानी होगी। फोकल लेंथ बढ़ानी होगी मतलब लेंस की थिकनेस कम करनी होगी, और लेंथ की थिकनेस कम करने के लिए तो ये जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स हो जाती हैं तो मीन्स हमारा ये लेंस पूरा अपना खुला रहता है। तो फ्लेक्सिबल चीज़ है, रबड़ को आप छोड़ दो या स्पंज को छोड़ दो तो वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। जब आप उसको प्रेस करोगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्जैक्टली सेम वे में जो हमारे लेंस है, ये मसल जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दबाती हैं, तब ये छोटा होता है, और उस समय मतलब मसल्स को ताकत लगानी पड़ रही है। और जब मसल रिलैक्स हुई तो मीन्स लेंस अपनी नॉर्मल शेप में आ गया। समझ में आया? वेरी गुड। यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो पर एक चीज़ और होती है, एक हमारी एज होती है। हम जैसे पैदा होते हैं तो हमारी एज एवरी सेकेंड में ऐड हो रही होती है, मीन्स इंक्रीज़ हो रही होती है। तो समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारी आंखों का जो लेंस होता है, पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। धीरे धीरे जब एज बढ़ती जाती है, आप जानवरों में देखो, इंसानों में देखो, आप देखते हैं ना आँखें तो है थोड़ी सफ़ेद होने लगती हैं। इट लुक समथिंग लाइक दिस। जो लेंस है हमारा ना थोड़ा सफ़ेद सा होने लगता है, राइट। आपने कभी ध्यान से देखो, आपके बहुत दादी हों, दादाजी हों, उनकी आंखें ना ऐसे होने लगती हैं, हल्की वाइटिश सी। ये तो बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गई है। और जब इतनी ज़्यादा वाइट हो जाती है तो दैट मीन्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस वो क्या हो गया, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गया, उनको बड़ी मुश्किल से दिखता है। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद हो गया। मीन्स मोती की तरह हो गई है, देख लग रहा है ना, एक वाइट मोती की माला होती है, वैसे ही लग रहा है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, दिस इज़ कॉल्ड द कैटरैक्ट। इस कंडीशन को जब आपका लेंस करीब करीब वाइट हो जाए, द कंडीशन इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट। और इसका बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है, वो इसको निकाल के एक नया लेंस लगा देते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स का ऑपरेशन होता है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, देन यू हैव अ न्यू लेंस एज गुड एज भगवान ने जब नया बनाए थे, तो आप बहुत अच्छे से देख पाते हैं, राइट। तो दिस डिजीज़ कॉल्ड कैटरैक्ट इन इंग्लिश, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मोतियाबिंद। तो बेसिकली ये किसके रिलेटेड होती है, ये कोई अलग से वैसी बीमारी नहीं है। एज के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपकी लेंस जो है, क्रिस्टल जो लेंस होते हैं, अब वो उनमें थोड़ा मिल्कीपन आ जाता है, और वो थोड़ा क्लाउडीनेस, वाई वी आर सेइंग क्लाउडी, कैसा लग रहा है ना, बादल से छा गए आंखों के सामने, ऐसा लगने लगता है,
द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो हम बोलते हैं कि आई जो है एक और चीज़ है, वाइट भी ना हो, सपोज उसमें कैटरेक्ट भी ना हो, मोतियाबिंद भी ना हो, तब भी आप विद एज धीरे धीरे आपकी आँखों की जो लेंस है और लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती जाती है। दैट इज़ व्हाट इज़ द पावर अकोमोडेशन, राइट। एंड जब आपकी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है विद एज, सो आपके आँखों में हम बोलते हैं कुछ बीमारियाँ होने लगी, डिफेक्टिव हो गई आँख थोड़ी सी। तो देर आर डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। आँख में नॉट इस बीमारी बोले तो दीज आर द डिफेक्ट। आँख आप उतना क्लियरली नहीं देख पाते हो सकता है आपको पास का नहीं देखे, हो सकता है दूर का नहीं देखे, हो सकता है दोनों चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। और ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि विद टाइम विद एज यदि आप योगा करते रहोगे, आँखों की एक्सरसाइज करते रहोगे तो हो सकता है यू कैन डिले इट, बट नॉर्मली विद एज 40 प्लस पहुँचे, आजकल हम कंप्यूटर्स बहुत यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उससे आप बहुत स्ट्रेन पड़ता है। जब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस या क्लिनरी जो मसल्स हैं उनकी पावर थोड़ी वीक हो जाती है ना, लेंस भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और जो मसल्स हैं वो भी वीक होने लगती हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट कुछ डिजीज़ होती हैं जब हमको, या विज़न हमारा डिफेक्टिव होने लगता है जब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्लासेस की। एंड ड्यू टू, और ये ग्लासेस क्या होते हैं, क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, या दूसरे वर्ड में हम बोले हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आइज़। मीन्स जो लाइट को बेंड करने की पावर है, तो हमारी आइज़ की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, अब हम आइज़ को उतना बेंड नहीं कर रहे। दैट मीन्स जब हम उतना बेंड नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो आइज़ के इमेज बननी है किस में नहीं है, रेटिना पे, या तो रेटिना पे बनेगी नहीं, या आगे बन जाएगी या पीछे बन जाएगी, दो ही कहानी होगी, तभी हमको ठीक से दिखेगा नहीं। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्रेजुअली वी लूज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस या पावर ऑफ मसल्स, क्लिनरी मसल की पावर लूज़ कर देते हैं। अब इससे होगा क्या? यू हैव 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आई में होते हैं। नॉर्मल विज़न तो ऐसा दिखता है, ये कुछ झरना बह रहा है, पानी है, ये एक पत्थर है, उस पर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं, दिख रहा है, तो वी कॉल इट अ नॉर्मल विज़न। सो नॉर्मल विज़न से हम क्या समझे कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, पास की चीज़ें ये जैसे पत्थर, दूर की चीज़ें जैसे मीन्स झरना, सब हमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो वी से यू हैव अ नॉर्मल विज़न, दैट मीन्स 6/6 का विज़न है। अब ये 6/6 क्या होता है, ये आप 11th में समझोगे, but for the time being we say your vision is okay or normal, there is no abnormality, and when there is an abnormality तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें कुछ abnormal लग रहा है सेम पिक्चर में, yes, आपको झरना धुंधला दिख रहा है, जबकि जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ विज़न या इस टाइप का डिफेक्ट जब आपको दूर की चीज़ नहीं दिखती है, पास की चीज़ बिल्कुल साफ दिखती है, वी कॉल इट मायोपिक विज़न। कि आपका विज़न कैसे होता है, मायोपिक हो गया है, या दूसरे वर्ड में बोले नियर साइटेडनेस, मीन्स पास की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। और इस टाइप की उसको डिजीज़ को बोल सकते हैं या डिफेक्ट को बोल सकता है मायोपिया, कि यू हैव मायोपिया। तो पूछे क्या डिफेक्ट हो गया आइज़ में, कि आई हैव मायोपिया। मायोपिया मीन्स मुझे दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती है। एग्जैक्टली सेम वे में इसका यदि मैं ऑपोजिट देखूँ, इस थर्ड फोटोग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, पास का जो पत्थर है इट इज़ नॉट विजिबल क्लियरली, आउट ऑफ फोकस हो गया, वेयर एज दूर की चीज़ जो झरना है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एंड दिस टाइप के विज़न के डिफेक्ट को बोलते हैं हाइपर ओपिक विज़न, या दूसरे में क्या बोलेंगे, फार साइटेडनेस, मीन्स दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं। या इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे कि आई हैव हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। तो यू कैन से कि I have when you say that I have hypermetropia defect means I can see distant object but not the near object, means I have far sightedness, मेरी आंखें दूर को देख पाती हैं, पास की चीज़ नहीं देख पाती हैं। And the third type of defect is called presbyopia। So इस डिफेक्ट में ना तो मुझे पास का ठीक से दिखता है, ना ही दूर का मुझे क्लियर दिखता है। So this is combination of both myopia एंड हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स जो भी कुछ देख रहा हूँ वो करीब करीब दोनों चीज़ें धुंधली सी दिखती हैं। तो 3 तरह के इस तरीके से हमारे डिफेक्ट हो गए कि किसी में हमको पास की चीज़ क्लियर दिखती है, किसी में हमें दूर की चीज़ क्लियर दिखती है, किसी में हमें दोनों चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। और इस टाइप के डिफेक्ट्स, तीनों डिफेक्ट को क्या करेक्ट किया जा सकता है? द गुड पार्ट इज़ येस, दीज कैन बी करेक्टेड। कैसे करेक्ट करते हैं? So these defects can be corrected by use of suitable spherical lenses,
तो हम स्पेरिकल लेंसेज को यूज़ करके इन तीनों डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। स्पेरिकल लेंसेज में भी या कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव लेंस कुछ भी हो सकता है, या कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ कर सकते हैं हम। और वो लेंसेज कहाँ लगाएंगे हम? अपने चश्मों में। तो हम बोलते हैं हमारे जो ग्लासेस होते हैं, जो ये ग्लासेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो लेंस लगे होते हैं जो कि कांच के बने होते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ अ नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज वी से ग्लासेस, या हमारे आई ग्लासेस हैं जिसमें क्या लगे हुए हैं? लेंसेस। अब ये लेंसेस किस टाइप के हैं वो डिपेंड करता है हमको कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेड या फास्ट साइटेडनेस है, या बोथ कम्बिनेशन, प्रेसबायोपिया है, कौन सा है। सो इन तीनों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों डिफेक्ट को किस लेंसेज से करेक्ट करते हैं और क्यों करेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मायोपिया। दोबारा रिपीट करता हूँ, मायोपिक विजन मीन्स when you are able to see things which are near to you clearly but not able to see the far objects. far object आपको कैसे दिखते हैं? धुंधले, और we say they are out of focus. आउट ऑफ फोकस यदि कोई चीज़ हो गई, यदि मैं एक नॉर्मल आई की बात करता तो हम बोलते हैं ना, हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तारे जैसे हम बोलते हैं, चांद तारे जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम देख सकते थे। अब एज हो गई आपकी, एज होने से क्या हुआ? यू आर नॉट एबल टू सी फार डिस्टेंस, मीन्स इन्फिनिटी जो है आपकी, जो चांद तारे थे वो थोड़ी पास में आ गई, या बोलें इतनी पास आ गई जो ओ पॉइंट है इस केस में, जैसे ये झरना है वो भी आपको नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स दो द झरना इज नॉट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स आपको दिख क्या क्लियर रहा है? एक पत्थर, दिस स्टोन। यदि ये आपको स्टोन दिख रहा है, दैट मीन्स अप टू दिस डिस्टेंस ओनली यू आर एबल टू सी क्लियरली। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? इट इज़ नॉट, कहाँ देखो बन रही है? यहाँ बन रही है, इस पॉइंट पे। इट इज़ नॉट ऑन द रेटिना। तो रेटिना पे यदि इमेज नहीं बनेगी तो आपको क्लियर दिखेगा ही नहीं। और हमारे इस केस में क्या हो रहा है? हम जो मैक्सिमम दूरी तक देख पा रहे हैं वो यही पत्थर देख पा रहे हैं। झरना भी हमारे लिए एक तरह से इन्फिनिटी से दूर हो गया। तो हमारी इन्फिनिटी क्या हो गई? पॉइंट ओ। यदि मैं ये ओ बोलूँ, इट इज़ द स्टोन। एंड इफ़ दैट इज़ अ केस वी से द आई इज़ मायोपिक आई, कि वो सिर्फ पास की चीज़ देख पा रही है, एंड पास इज़ बिकम एन इन्फिनिटी फॉर द मायोपिक आई। और यदि ऐसा केस है तो मीन्स आई विल से ओ से जो रेज आ रही हैं वो एग्जैक्टली कहाँ बन रही हैं? ऑन रेटिना। तभी तो हमको दिख रहा है। ये पॉइंट पत्थर क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये हमारी रेंज के अंदर है। मीन्स जो मेरा आई की जो स्ट्रेंथ है, या लेंस आई की जो लेंस की स्ट्रेंथ है, इट इज़ नाउ दिस मच ओनली कि इट कैन फोकस द ऑब्जेक्ट विच इज़ दिस मच फार अवे। और वी से द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, मीन्स जो आई इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको दूर की चीज़ें दिखती हैं, और कितना मैक्सिमम दूर देख सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द फार पॉइंट। और इस केस में क्या है? ये पत्थर, बस ये पत्थर ही दिख पा रहा है, बाकी सब तो मेरे लिए इन्फिनिटी हो गया। तो मेरे लिए इन्फिनिटी क्या हुई? चांद तारे नहीं हुए, ना ये झरना हुआ, वो बस पत्थर हो गया। दैट इज़ वाई दिस ओ पॉइंट इज़ द इन्फिनिटी फॉर द मायोपिक आई। तभी तो उसकी इमेज कहाँ बननी है? रेटिना में। अब यदि मैं दूसरे तरीके से बोलूँ कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये वाली जो आई है इस फोटो में आप देखें, या ऊपर वाला में ही समझें, इमेज बन रही है रेटिना पे। क्योंकि मेरी आई वीक हो गई तो मेरा कर्वेचर या तो बढ़ गया, एक तो ये हो सकता है, या मैं बोलूँ मेरी आई बॉल जो है सर्कुलर ना होके थोड़ी सी इलोंगेट हो गई है। इलोंगेट हो गई मीन्स ऐसे हो जाए। तो देखो, यदि ये ज़्यादा हो गया तो भी मेरी इमेज यहाँ बनेगी, और यदि मेरी आई बॉल बड़ी हो गई, मतलब ये जो रेड पॉइंट है वो पीछे चला गया, तो मीन्स मेरी रेटिना पे नहीं बन रही। दोनों केस के अंदर यदि कर्वेचर बढ़ जाए, लेंस की कर्वेचर बढ़ गई, मीन्स क्या हुआ कि इमेज मेरी पहले ही बन जाएगी। मीन्स लाइट को इतना बेंड कर दे दिया कि पहले ही फोकस आ गई। या मेरी आँख जो है सर्कुलर ना रखे, वो थोड़ी मसल्स वीक हो या रेटिना मेरी हो, इन दो कंडीशन में ही ऐसा होगा। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है? मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हैं हम लोग? ये जो फोकस बन रही है कहाँ बने? रेटिना पे। तो अब हमने क्या किया, इसके आगे जो ओ से रेज आ रही हैं उससे पहले हमने एक लेंस लगा दिया। एंड दिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ लेंस? इज़ अ कॉनकेव लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से क्या होता है? इस पॉइंट से यदि रेज आएंगी तो वो क्या करेगा? उसको डाइवर्स कर देता है, राइट। डाइवर्स किया तो क्या हुआ? अब इसको जब आइस में पहुंचेंगी तो उसको लगेगा, यदि मैं उसको बैक ड्रॉ करूँ, एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया? नाउ
द ओ पॉइंट इज जो हम जिसको देख रहे हैं, इट एक्चुअली वो करेक्शन हो गया, तो जो मेरी इन्फिनिटी एक्चुअल में होनी थी वो इन्फिनिटी मेरी करेक्ट हो गई। दैट मीन हमने कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके अब अपनी जो रेटिना पे जो बन रहा है, तो हमारी जो इमेज है, तो हमने क्या किया, ये रेज जो पैरेलल है इसको डाइवर्स कर दिया। अभी भी उतनी ही बेंड हो रही हैं, पर क्योंकि हमने पहले से डाइवर्ट कर दी है, तो अब फोकस कहाँ बनेगी, रेटिना बनेगी। इस तरीके से करेक्शन ऑफ मायोपिक आई हमने कर दिया। नाउ लेट्स सी द सेकेंड केस, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूर की चीज़ें मुझे क्लियर दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं। और टेक्निकली यदि हम इसको समझें तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी पास की चीज़ मेरे को एन डैश, जहाँ पे मेरा ये पत्थर मान लो एन डैश पे रखा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इट इज़ फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटिना, रेटिना पे नहीं बन रही है। जबकि मायोपिया में क्या था, इमेज जो थी रेटिना से पहले बन जा रही थी, यहाँ इमेज रेटिना के बाद बन रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो मेरे को पास की चीज़ें वो कैसे दिख रही हैं, धुंधली, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ फोकस, इट इज़ नॉट ऑन द रेटिना। इस टाइप की आई को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया आई, जहाँ इमेज इज़ फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटिना। अब ऐसा क्यों होगा, दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, जो मेरा आई का लेंस है उसकी फोकल लेंथ अब चेंज नहीं हो रही है एज होने के साथ साथ, इट्स ऑलवेज वेरी मोर, इट्स वेरी वेरी लार्ज, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट फोकस पास की चीज़ों की इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना। पहला ये हो सकता है कारण। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, मेरी जो लेंस तो ठीक है पर जो आई बॉल है वो छोटी हो गई। कहने का मतलब पहले यदि ये ब्राउन वाले में थी, ऐसे थी, अब वो छोटी हो गई, क्योंकि यदि ब्राउन वाले पे थी तो मेरी इमेज कहाँ बनती थी, एग्जैक्टली रेटिना बन रही थी। अब एज होने के साथ साथ मेरी आँख थोड़ी सिकुड़ गई, छोटी हो गई। या तो मेरी आँख छोटी हो गई, लेंस ठीक रहा, या मैं बोलूँ मेरा लेंस जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, अब उसकी फोकस हमेशा कहाँ बनती है, ज़्यादा हो गई, बड़ी हो गई। दो ही कारण हो सकते हैं हाइपर ओपिक विज़न होने के लिए। दैट मीन्स मुझे दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, इस वजह से पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या हम बोलें कि जो नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया आई जो है, जो पहले पत्थर था वो अब कहाँ हो गया, झरना हो गया। दैट मीन्स एन डैश हैज़ बिकम एन, और नियर पॉइंट ऑफ एन आई, हाइपरमेट्रोपिया आई छोड़ो, किसी भी आई की बात करें तो क्या होता है, इट इज़ 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल आई के लिए हम बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट मीन्स 25 सेंटीमीटर पर यदि कोई चीज़ रखी तो हम बिल्कुल साफ दिखेगी। उससे थोड़ा पास होगी मीन्स मेरी नाक और मेरी आइज़ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में इफ इट डिस्टेंस इज लेस देन 25 तो आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा, मीन्स आउट ऑफ फोकस दिखेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बिल्कुल क्लियर मेरे को कहाँ दिखता है, नॉर्मली ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखता है। वेयर एस यदि मैं हाइपरमेट्रोपिया आई के लिए बात करूं, क्योंकि उसको पास की चीज़ तो दिख ही नहीं रही, दैट मीन उसका नियर साइटेडनेस क्या हो गया, दूर हो गया। अब उसको ये हो गया झरना, दैट मीन्स उसका 25 सेंटीमीटर है वो एन डैश जो कि पहले यहाँ था, इट हैज़ मूव अवे। तो द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई हम बोलें कि वो दूर चला गया है, ये बोल सकते हैं। नाउ इन प्लेस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ये पत्थर यदि 25 सेंटीमीटर पे है, अब ये क्या चला गया, सपोज़ ये 20 मीटर हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो आपको 20 मीटर की चीज़ क्लियर दिखेगी, उससे पास में होगा तो दिखेगी नहीं। यदि क्यों दिख रही है ये क्लियर दूर की चीज़, क्योंकि उसकी फोकस कहाँ बन रही है, एग्जैक्टली ऑन द रेटिना, यहाँ बन रही है। जबकि हम चाहते क्या हैं कि पास की चीज़ें की भी इमेज रेटिना बने, जबकि हमारी पास की चीज़ों की रेटिना क्या बन रही है, बिहाइंड द फोकस। अब इसी चीज़ को हमको करेक्ट करना है, तो हम कैसे करेक्ट करेंगे, वी कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब यदि हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया तो देखो क्या होगा, यदि दूर का जो एन डैश पॉइंट है, मीन्स ये चीज़ तो हमको साफ़ ही दिख रही थी, हम चाहते हैं कि जो एन डैश है, जो पास वाला पत्थर है वो हमको क्लियर दिखे। तो जो क्लियर दिखे तो क्या होगा, देखो ये ऊपर वाले में दिखते हैं, पहले पास की चीज़ की इमेज पहले यहाँ आई ने उसको बैंड किया, कम बैंड किया, एज अ रिज़ल्ट वो दूर बन गई। हम चाहते हैं कि ये आई जो है थोड़ी ज़्यादा बैंड हो, सो दैट यहाँ पे रेटिना बन जाए। तो हमने क्या किया कि जो इनकमिंग रेज आ रही थी उसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, पहले से ही बैंड कर दिया। जब हमने इसको पहले बैंड किया तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इसको ये और बैंड करके जितना ही बैंड कर सकती है अभी करिए, तो इमेज कहाँ बन गई यहाँ। तो ऊपर वाले और इनकमिंग को देखो, तो इनकमिंग की इसकी रेज देखो नीचे से ऐसे बैंड हो रही हैं, वेयर एज अब इमेज सेम एन डैश की
जो रेज आ रही हैं वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ रही हैं, दैट मीन्स बेंडिंग अभी भी देखो यहाँ कम हो रही है बेंडिंग, पर इमेज कहाँ बन रही है, ऑन द रेटिना. एज अ रिजल्ट वी हैव करेक्टेड या करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई हैज़ बीन डन. नाउ द जो नियर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज एग्जैक्टली कहाँ बन रही है, ऑन द रेटिना. हमारी आई क्या हुई, अब फोकस पे हो गई. दैट मीन्स ये जो इमेज हमको दिख रही है बिल्कुल अब कैसी दिखेगी, क्लियर दिखेगी. अब बचता है थर्ड केस. थर्ड केस इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया में हमने क्या बोला था, द पावर ऑफ अकोमोडेशन आई यूजली डिक्रीजेज विद एजिंग. एज होने के साथ साथ हमारी देखने की पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एक तो, और जो मसल्स उसको ऊपर नीचे करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज करती हैं, फोकल लेंथ चेंज करती हैं, उनकी पावर कम हो जाती है. एज अ रिजल्ट हमें पास की और दूर की चीज़ें, हमारी फोकस उतनी फास्ट चेंज नहीं होती है. जब चेंज नहीं होती है तो पास की और दूर की चीज़ थोड़ी सी धुंधली दिखती हैं. And it arises due to gradual weakening of culinary muscles and diminishing flexibility of eye lens. आई लेंस मेरा थोड़ा सख्त हो जाता है और जो क्लिनरी मसल्स हैं जो उसको ऊपर नीचे करती हैं, लेंस की फोकल लेंथ चेंज करती हैं, वो थोड़ी वीक हो जाती हैं क्योंकि आपकी बॉडी कमज़ोर हो गई. राइट, ओके. आपने इसको ऐसे समझ लें, यदि डायग्राम से समझाऊं कि ये मेरी क्लिनरी मसल्स थी. वो क्लिनरी मसल्स क्या करती थी, मेरी लेंस को ऊपर नीचे करती थी. दैट मीन्स जब वो नॉर्मल हो जाती थी तो लेंस मेरा बड़ा हो जाता था, लेंस फ्लेक्सिबल था तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता था, और मसल्स में जब थोड़ा सा कॉम्पैक्शन होता था तो वो लेंस को मोटा कर देती थी. यही तो होता था, इन्हीं को तो बोलते थे. राइट, बट फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली ज़ीड्स अवे. और जैसे जैसे बुढ़ापा बचता जाता है उनका जो पास की चीज़ें ना उनको दूर दिखने लगती है. मतलब दूर की चीज़ वो थोड़ा ठीक देख पाते हैं कंपेयर टू पास की, और बहुत ज़्यादा दूर है वो भी उनको क्लियर नहीं दिखता है. इसलिए आप देखोगे ना, जो बुढ़े लोग होते हैं बहुत बार आप वो कोई बुक पढ़ते हैं तो ऐसा क्या करते हैं, हाथ को बिल्कुल आगे करके बुक को रखते हैं. मीन्स उनका नियर पॉइंट है स्लाइटली गो अवे. जो हाइपरमेट्रोपिया में हो रहा था कि दूर की चीज़ें दिखती हैं पर उतना भी दूर नहीं चली गई कि झरना की तरह. हाँ, मतलब थोड़ा 25 सेंटीमीटर से इट बिकम 30 और 35. तो मीन्स ऐसे करके वो रखेंगे दूर, जैसे इन्होंने अंकल ने रखा हुआ है, हाथ को पूरा लंबा किया. नाउ ही इज़ एबल टू रीड इट. मीन्स द नियर पॉइंट है स्लाइटली गोज अवे. ग्रेजुअली धीरे धीरे एज के साथ साथ वो थोड़ा दूर होता जा रहा है क्योंकि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस इज़ रिड्यूसिंग, और द मसल्स जो हैं, क्लिनरी मसल्स जो हमारी ये वाली मसल्स हैं, वो क्या होता है, वीक होती जा रही है. इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कुछ जो अंकल लोग चश्मा पहनते हैं पर जब उनको पढ़ना होता है तो वो क्या करते हैं, चश्मे को थोड़ा नीचे करके और हाथ को, मोबाइल को दूर रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं. एंड दे आर एबल टू रीड इट. They find it difficult to see near object comfortably and distinctly without corrective eye lenses. That means यदि उन्होंने चश्मा अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर चश्मा नहीं लगाया है तो वो दूर का तो चश्मा उन्होंने लगा रखा था पहले, उनको दूर की चीज़ नहीं दिखती थी, उसके लिए उन्होंने चश्मा लगाया जैसे अंकल लगाया, पर पास का नहीं लगाया था. पहले उनको पास की चीज़ें ठीक दिख रही थी, ठीक है. अब धीरे धीरे और एज बढ़ी तो अब उनको पास की भी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी. मीन्स पास की चीज़ भी दूर जाने लगी और दूर के लिए पहले ही चश्मा लगा रखा था. इसका मीन्स नाउ ही हैज़ टू यूज़ अ चश्मा और अ ग्लासेस, आई ग्लासेस, जिसमें दोनों तरह के लेंसेज हों. राइट, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया विच इज़ रिलेटेड टू एजिंग, जहाँ पे हमारी लेंस और मसल्स दोनों वीक होती जा रही हैं. लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, मसल की वीक हो जाती है. तो इस केसेस के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट, कि जहाँ दूर और पास दोनों, तो मीन्स हमको दो तरह के लेंस चाहिए. मीन्स बाई फोकल लेंस चाहिए, दूर के लिए भी लेंस चाहिए और पास के लिए भी चाहिए. कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज. उनको बोलते हैं बाई फोकल. मीन्स जिसकी दो, बाई मीन्स टू, फोकल दो फोकस हों. दो फोकल लेंथ कैसे हो सकती है लेंस की, कि हम एक कॉनकेव यूज़ करते हैं, एक कॉन्वेक्स यूज़ करें, तभी तो हम करेक्ट कर पाएंगे कि दूर और पास जो है. तो आपने बहुत बार ऐसे करके ग्लासेस देखे होंगे जिसमें एक यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है, अलग से दिखता है, और एक ये ऊपर के लिए. दैट मीन्स ये दूर के देखने के लिए, ये पास की चीज़ों को देखने के लिए. और इससे हम क्या समझे कि हम कोई भी डिफेक्ट, आई डिफेक्ट, वेदर वो पास का देखने का हो, दूर का देखना हो या बोथ हो, वी कैन करेक्ट दोज आई डिफेक्टेड बाय यूज़ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंसेज, स्पेरिकल लेंसेज या कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. लाइक प्रेसोपिया के अंदर हमने वी हैव यूज बाई फोकल लेंसेज. आज की डेट में यदि आप देखेंगे बहुत सारे लेंस आते हैं, उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेंस.
प्रोग्रेसिव लेंस मीन्स उसमें n नंबर ऑफ, ऐसे आप यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे तो हमको 2 ग्लासेस दिख रहे हैं, 2 टाइप ऑफ लेंसेज दिख रहे हैं, उसमें n नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं, मीन्स टॉप से लेके धीरे धीरे फोकल लेंथ चेंज होती रहती है हर लेयर पर। एज अ रिजल्ट उनमें आपको पास की चीज़ है, क्योंकि एक लेंस की फिक्स फोकल लेंथ है, मीन्स एक पर्टिकुलर दूरी से ही, ये चश्मा जैसे लगाए एक पर्टिकुलर दूरी से ही पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा दूर हुआ तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वेयर एज इन प्रोग्रेसिव लेंसेज क्योंकि n नंबर ऑफ फोकल लेंथेज होती हैं तो आपको हल्का सा गर्दन ऊपर नीचे करके ही यू कैन स्टिल सी द नियर ऑब्जेक्ट और अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको मालूम ही नहीं चलेगा, यू विल फील के एज इफ योर आइज इज एज गुड एज द न्यू वन। क्लियर? ओके, नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आइज। आइज ना भगवान ने बहुत ही सुंदर चीज़ बनाई है और इसकी एक खासियत है, आवर आइज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ। हमारे मरने के बाद भी आइज कुछ समय के लिए जिंदा रहती हैं, मीन्स इन वर्केबल कंडीशन रहती हैं। जिंदा मतलब वर्केबल कंडीशन, स्टिल यू कैन यूज इट, ऐसे बोला जाए। Therefore, by donating our eyes after we die, we can light up the life of blind person. यदि हम अपनी आँख मरने के बाद यदि डोनेट कर देते हैं तो हम कुछ अंधे लोगों की आँखों को रोशनी दे सकते हैं। दिस इज़ द खासियत ऑफ आई। यदि हम फैक्ट की बात करें, दुनिया में करीब अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड्स आर ब्लाइंड। हम तो मतलब डेवलप्ड कंट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं ना उसमें अराउंड 35 मिलियन लोग हैं। 35 मिलियन मतलब हो गया हाउ मच, 3.5 करोड़, इतने लोग। और यदि इनमें से भी देखें जिनकी आंखें ठीक हो सकती हैं वो अराउंड 45 लैक्स या 4.5 मिलियन पीपल हैं, जिनको हम ये कॉर्निया जो आइज़ हैं मीन्स कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिनको होती है, कॉर्निया रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, ब्लाइंड है बंदे, कैन बी क्योर्ड थ्रू द कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द डोनेटेड आई। जब हम अपनी आई डोनेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन मीन्स आई जब आपने डोनेट की तो एक की आई निकाल के आपकी आईज लगा दी तो ही कैन सी, ही और शी कैन सी। और इनमें भी यदि आप देखें 4.5 मिलियन पीपल में 60% आर चिल्ड्रन एंड दैट टू एज बिलो 12 ईयर्स। इतने छोटे बच्चे हैं, बेचारे अंधे हैं, दुनिया उन्होंने अभी देखी नहीं, अभी तो बहुत जीना है उनको, और आपकी डेथ हो गई है। एंड इफ़ यू डोनेट योर आई देन व्हाट यू आर गिविंग अ लाइफ टू अ चाइल्ड। वो अगले 50 साल, 60 साल, 70 साल दुनिया को अच्छे से देख सकता है, बढ़िया से जी सकता है। तो यू कैन डोनेट योर आइज। और आई डोनेट करने के लिए ना कोई स्पेशल नहीं है कि आई डोनर कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स, किसी भी जाति धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मेल हो, फीमेल हो, डजेंट मैटर, चश्मा पहनता हो ना पहनता हो, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका हो ना हुआ हो, स्टिल दे कैन डोनेट आई। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि डायबिटिक, हाइपरटेंशन या अस्थमा के पेशेंट है वो नहीं दे सकते। नो, दे कैन आल्सो डोनेट आइज। बस वही लोग नहीं कर सकते जहाँ पे उनकी आई में ऐसी डिजीज़ है कि यदि दूसरे बंदे को लगाया गया उससे उनकी बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाए, बस वो ही नहीं कर सकते। आई मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 आवर्स आफ्टर डेथ। यदि किसी की डेथ हो जाती है तो यू हैव टू कॉल द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली, दे विल कम एंड दे विल रिमूव द आई। मतलब 4 to 6 आवर्स तक स्टिल आई कैन लिव। आई जो है जिंदा रहती है 4 से 6 घंटे के लिए। तो इस ड्यूरेशन के बीच में क्या करना है, आई को निकाल लेना है और जिस आदमी को ज़रूरत है उसके वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन हो जाना चाहिए। क्लियर? एंड द अनदर थिंग इज द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज एट द होम ऑफ द डिजीज्ड और एट अ हॉस्पिटल। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी आई डोनेट करना चाहते हैं तो आपको हॉस्पिटल ही जाके डोनेट होंगी। यू कैन कॉल द आई बैंक गाइज, दे विल कम टू योर होम एंड दे विल रिमूव द आइज। आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट लगते हैं। इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट। जब वो आपके जो भी परिवार का आदमी है उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी आई बैंक वाले आके निकालेंगे तो वो निकालने में कोई भी 10 से पहले तो बहुत कम टाइम लगता है। दूसरा क्या होता है, वो इतने अच्छे से निकालते हैं कि आइज़ आपकी डिसफिगर नहीं होती हैं, मतलब बॉडी आपकी डिसफिगर नहीं होती है, आपको देखने में घबराहट नहीं होगी। क्योंकि वैसे भी डेथ होने के बाद क्या करते हैं, नाकों में, कानों में, आँखों के ऊपर क्या लगाते हैं, रुई लगा देते हैं, तो बस आपको वैसे ही नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, बस एक ही चीज़ है, जिन लोगों को एड्स हो, हेपेटाइटिस बी या सी हो,
रेबीज़ जो कुत्तों को हो जाती बीमारी, कभी कभी आदमियों को भी हो जाती है, जानवरों को इससे ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्यूट ल्यूकीमिया, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जिनमें, उनकी आँखें होती हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो उनको निकाल कर किसी को लगाने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। टिटनस हो गई हो क्योंकि टिटनस ट्रांसफ़र हो जाती है जब ये जंग लगी हुई चीज़, हाँ, रस्टेड चीज़ से हो गया तो आपको टिटनस की बीमारी है, वो डेंजरस चीज़ है। कोलेरा हो, मेनिंजाइटिस ये बीमारी हो, आँखों की जो डिजीज़ होती है वो हो, राइट। सो दीज आर द गाइज हु कैन नॉट गिव और डोनेट आइस। बस इनको छोड़ के बुढ़ा हो, यंग हो, ओल्ड हो, एज हो, मेल हो, फीमेल हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, एवरीबॉडी कैन गिव और डोनेट आइस आफ्टर हिज और हर डेथ। One pair of eyes gives vision up to 4 corneal blind people। कहने का मतलब, यदि आप ये प्लेज लेते हैं कि आप अपने मरने के बाद अपनी आइज़ डोनेट करेंगे, दोनों आइज़ को, अ पेयर ऑफ आइज़, तो आप 4 लोगों को रोशनी दे सकते हैं, उनका जीवन बदल सकते हैं। मैंने तो ये 1993 में प्लेज ली थी। जिस दिन मैं मरूँगा, आई एक्सपेक्ट कि मेरे जो चिल्ड्रन होंगे, जो मेरे बच्चे होंगे, वो उसको इंश्योर करेंगे कि मेरी आइज़ डोनेट हों और मेरी आँखों की वजह से 4 लोगों की आँखें या जिनकी ज़िंदगी में रोशनी आए। प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर नियर बाय आई बैंक एंड टेक दैट प्लेज। और उस प्लेज को आप अपने पेरेंट्स को, अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं। उसको फ्रेम करा के रखें अपने घर में, सो दैट दे रिमेंबर कि आपकी ये इच्छा थी जब आपकी डेथ हो तो वो आपकी आइज़ इजीली डोनेट कर सकें और उनको गर्व फील हो कि उनके फादर, ब्रदर या हुसोवर या मदर ने ये प्लेज ली थी और उनकी वजह से 4 लोगों को ज़िंदगी मिली, नई ज़िंदगी मिली, न्यू लाइफ। हाँ, एक ब्लाइंड आदमी से पूछो उसकी लाइफ में क्या होता है, राइट। और इसको आप कैसे फील कर सकते हो? अपनी दोनों आँख बंद करके एक दिन 1 मिनट के लिए रास्ते में चलिए, देन यू विल फाइंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि आपको लगेगा, घबराहट हो जाएगी कि अरे आँख बंद करके मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। तो सोचो वो लोग कैसे रहते हैं। तो प्लीज़ थिंक ओवर इट। प्लेज फॉर डोनेटिंग योर आइज़। थैंक यू। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये सीखा था कि जो लाइट आती है जब ग्लास में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स एंड देन फिर ग्लास से फिर वापस एयर में आती है तो अगेन इट बेंड्स एंड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने सीखा था। अब प्रिज्म के केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है? तो प्रिज्म क्या होता है? हमारा ABC एक ट्रायंगुलर शेप की एक ग्लास लें जो कि 3 डायमेंशनल है, हम उसको एक साइड से देख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ प्रिज्म। इसका ये एंगल जो है एंगल A है एंड दिस इज़ अ रे ऑफ लाइट विच इज़ हिटिंग द और टचिंग द प्रिज्म साइड AB एट पॉइंट E और डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम P to Q इट इज़ मूविंग। तो यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता? ये रे ऑफ लाइट क्या होती? सीधी चली हो गई थी H पॉइंट में, बिल्कुल स्ट्रेट जाती। क्योंकि प्रिज्म एक मीडियम है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, कांच का बना हुआ है। दैट मीन्स आउटसाइड सपोज एयर है, इनसाइड में दैट इज़ अ ग्लास, तो क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो हम क्या करते हैं? E पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं N डैश। लाइट क्या थी? स्ट्रेट जा रही थी। जब ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ग्लास की ज़्यादा है कि एयर की? ग्लास की ज़्यादा है। दैट मीन्स अब ये जो रे ऑफ लाइट है क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम दिस द स्ट्रेट पाथ और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट I है तो एंगल ऑफ ये बेंड हो गई, तो इसने क्या बनाएगा? नॉर्मल के साथ दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, स्मॉल r से कर रहे हैं। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में हमने एक चीज़ और बनाते समय ध्यान रखी है, जानबूझ के बनाई है, ऐसे बोले कि ABC इज़ अ प्रिज्म और हमने क्या किया? ये रे ऑफ लाइट है और जो वो रिफ्रैक्ट हुई, जब यहाँ पे आकर वो बेंड हुई, स्ट्रेट नहीं गई, तो एंगल उसने जो एंगल ऑफ इंसिडेंट R बनाया, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे हुई वो हमने पैरेलल टू BC बना दी है। ठीक है, जानबूझ के बनाया, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अब ये देखो यहाँ बेंड हो गई,
इसने ए सी को जाके एक पॉइंट पे टच किया, से द पॉइंट इज़ एफ। दैट मीन्स जब वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल की फ्रॉम द पॉइंट ई टू एफ, तो वो किस मीडियम में ट्रैवल करती थी? ग्लास के अंदर, मीन्स प्रिज्म के अंदर था, जो कि मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास की एक पर्टिकुलर शेप को ही प्रिज्म बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बट इट इज़ अ ग्लास। ओके, यहाँ आने के बाद क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस टाइम एम एम, नॉर्मल मीन्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ग्लास से एयर में आएगी तो क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब एयर से ग्लास में आई थी तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्योंकि हमने क्या बनाया, ये लाइन जो रे है ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब क्या होगा? दिस एंगल आर, और तो क्या होगा? ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे, तो ये भी आर होगा। और यदि ये आर है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ई है, तो बेसिकली ई और आई क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यदि ये आर है और ये एयर में ही जा रहा है तो फिर ये उतना ही बैंड होगी अवे, कि जितना जब अंदर ग्लास में आते समय अंदर बैंड है, उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। दैट मीन्स एंगल आई इज एंगल इक्वल टू ई। दैट इज़ वाई मैंने इनको दोनों को सेम कलर से बनाया, आर दोनों को सेम कलर से बनाया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इस केस में। वाई सो? बिकॉज हमने ये ध्यान रखा है बनाते समय डायग्राम कि ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं यदि ऐसे नहीं रखता आर, तो ये थोड़ा सा एंगल ऐसे कर लेता तो थोड़ा डिफरेंट होता। ओके, अब एक काम करो कि ये जो रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसको यदि मैं आर एस से करता हूँ और यदि इसको मैं बैक ड्रॉ करता हूँ, तो इट विल इंटरसेक्ट दिस लाइन पी एच एट दिस पॉइंट, से इट इज़ जी। तो अब आप देखो, ये लाइन एच पी एच और एम डैश एम, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल। यदि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो व्हाट यू कैन से कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ये बराबर होगा। यदि मैं इसको डी बोलता हूँ तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई। ये हमने देखा था, आई इसके बराबर है, क्यों? ये आर इंटीरियर एंगल्स बराबर है, राइट। तो ये एंगल डी से यदि हम इसको शो करते हैं, और यदि मैं इनकी नोमेनक्लेचर पढ़ूँ आई ई एम, तो हम क्या बोल रहे हैं? आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे आई, आर इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस वन, ई इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस, जब बाहर निकलती है तो एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि ये बाहर निकल रही है। और हमने क्या देखा? आई इज इक्वल टू एंगल ई, दोनों की वैल्यू बराबर है। ए इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो प्रिज्म बना है उसका ए जो है, इसको बोलता है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल है। पी ई इज़ द इंसिडेंट रे, जो ये पी ई आई या पी क्यू बोले, ये इंसिडेंट रे है। आई ई इज़ द इंसिडेंट पॉइंट है। ई एफ ये वाली जो रे है इसको बोलता है रिफ्रैक्टेड रे। एफ एस जो ये बाहर निकली यहाँ से, एफ एस जो बाहर निकली रे, उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे ही तो इमरजेंस एंगल बना रही है। और एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। क्यों बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन? कि देखो ये रे आ रही थी, एक्चुअली इसको सीधा जाना था, पर जब ये बाहर निकली अंदर जाने के पैरेलली और ऐसे चलेगी। दैट मीन्स यदि बैक करूँ तो ये लाइन जो एच के पी एच में जानी थी वो डाइवर्ट होकर किधर जा रही है? एक्चुअल में एफ एस, ये बोल सकते हैं। यदि एक बंदे को ये प्रिज्म नहीं दिख रहा है और दूर से दिख रहा है तो उसको क्या दिख रहा होगा? एक रे ऐसे आई और ऐसे करके डाइवर्ट हो गई, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये चीज़ें आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स, ये क्या क्या ना, ये आपको याद रखने होंगे। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट phenomena which is related to glass prism is called dispersion of white light by a glass prism. ग्लास प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास होती है तो उस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन। वाइट लाइट मीन्स सनलाइट, और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अ लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो जब वाइट लाइट आती है प्रिज्म में से पास होती है तो ऑपोजिट साइड में हमको क्या मिलता है? वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, अ कलर ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। और क्या 7 कलर होते हैं? वायलेट से लेके रेड, तो विबग्योर, ये हमने 8th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया ही था। और ये सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने 8th क्लास में किया था, सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था। एंड ही यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सतरंगी कलरों मिले थे उसको, जब उसने देखा कि वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म में से आती है तो 7 रंग की डिफरेंट कलर्स की लाइट मिलती है। एंड दिस ही वॉज द फर्स्ट गाय टू ऑब्जर्व दैट। उससे पहले किसी ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया था।
तब इन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया, इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो 7 कलर्स की जो लाइट है इनको सेपरेट कर लिया जाए, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने एक और प्रिज्म लिया, उसको ऐसे ऑपोजिट लगा दिया, तो वाइट लाइट आई, उससे 7 डिस्पर्शन होके 7 डिफरेंट कलर बने, और 7 डिफरेंट कलर को फिर उसने प्रिज्म में दोबारा वापस कर दिया, तो वट ही गॉट अगेन वाइट लाइट। तो स्क्रीन उन्होंने यहाँ रखा, उस पर उनको कौन सी लाइट मिली? वाइट लाइट। वाइट लाइट से निकली 7 डिफरेंट कलर बने, 7 डिफरेंट कलर से अगेन वाइट लाइट। सो व्हाट न्यूटन ऑब्जर्व, दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। इससे ही उन्होंने बोला कि वाइट लाइट्स जो होती है उससे 7 कलर्स बनते हैं, और मैं 7 कलर को दोबारा जोड़ूं तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग अ वाइट लाइट। सो इनडायरेक्टली ही कंक्लूडेड और ही वॉज एबल टू फाइंड आउट कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स। क्लियर? तो ये न्यूटन जो बंदा था उसने फर्स्ट टाइम पता लगाया, और यही फिनोमिना आप देखोगे 7 कलर हमको दिखते हैं बारिश के बाद। तो वी हैव रेनबो ऑफ कलर, रेनबो, जैसे तीर कमान की बो होती है, एग्जैक्टली सेम वे में एक ऐसी सतरंगी, हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं सतरंगी धनुष बन जाती है आसमान में, जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष, इंद्र देवता का धनुष। सो अ रेनबो ऑफ कलर्स, रेन के बाद एक कलरफुल बनता है, वेब ग्योर, एग्जैक्टली सेम कलर होते हैं। और ये क्यों बन रहे होते हैं ये हमने जाना ही था, क्योंकि रेन के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं, और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो दे वर्क लाइक व्हाट, अ ग्लास प्रिज्म। लाइट बैंड होती है, फिर दोबारा इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अलग अलग लाइट्स अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ये एक और चीज़ बताता है कि जब देखो इस प्रिज्म में देखो ध्यान से, जो वाइट लाइट है, क्योंकि वो 7 लाइट्स का कम्बिनेशन है, इट इज़ इंडिकेशन कि रेड वाला कम बैंड हुई, ब्लू वाली सबसे ज़्यादा बैंड हुई। दैट मीन्स जो जितनी ज़्यादा बैंड हो रही है उस लाइट को ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लग रहा है, रेड लाइट को ट्रैवल करने में कम टाइम लगता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसलिए वो कम बैंड हो रही है, इसलिए वो सीधी कम बैंड हुई, उतनी तेज़ी से बाहर आई, कंपेयर टू द ब्लू लाइन जिसकी क्या बोला जाए, बेंडिंग ज़्यादा है। दैट मीन्स इट इज़ टेकिंग, इसकी स्पीड और कम हो गई मीडियम में। क्यों बैंड होती है लाइट? क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ाई है स्टार्टिंग में। और यदि मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊं तो सनलाइट आई, वाटर ड्रॉप में गई, 7 कलर्स बने, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई और फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू बाहर आ गई। तो हमको इस तरीके से इंद्रधनुष, और ऐसे लाखों करोड़ों वाटर ड्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमको एग्जैक्टली ऐसी करके रेनबो बन जाती है। कभी कभी ऐसे बो फॉर्म में बनती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नीचे खड़े हो और टॉप के आपके हेड के ऊपर एकदम सर्कुलर एकदम रिंग बन जाती है ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट इज सच दैट कि वो एकदम सर्कल बन जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो फिनोमेना हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखा कि मीन्स वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स्ड हो गई, और हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा थ्रू अ प्रिज्म, उसका सेम चीज़ फिनोमेना क्या एटमॉस्फेयर में भी होता है, हमारे नेचुरली भी हो रहा होता है। डिस्पर्शन तो हमने देख लिया कि रेनबो बनती है, अब रिफ्रैक्शन को समझ लें कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है सनलाइट का। यदि हम ऐसे देखें कि बहुत बार आग जल रही होती है, और आग जहाँ जल रही होती है ना, जस्ट उसके ऊपर देखो तो आपको ना ऐसे इस टाइप का दिखता है, ऐसी कुछ चीज़ लेयर सी दिखती है। दैट मीन्स जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कोई ग्लास जैसा है, पानी जैसा है, राइट, इस टाइप का दिखता है, जैसे एग्जैक्टली इस फोटो में दिख रहा है। या आपका जो कार का रेडिएटर होता है, जो बोनेट होता है ना, उसके आगे रेडिएटर जो इंजन को ठंडा कर रहा है, तो वहाँ से स्टीम निकल रही होती है, हॉट एयर निकल रही होती है। तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही फिनोमेना होता है यदि आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और आपके बोनेट के सामने दिख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ना आपको जो एयर है ऐसा लगेगा ना ग्लास जो है उसमें कुछ वेवीनेस सी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ऊपर तो होती है ठंडी हवा और नीचे आग लगी है, जैसे यहाँ आग लगी हुई है, या रेडिएटर में एकदम पानी उबल रहा है इंजन की वजह से, इंजन चल रहा था तो यहाँ आग लगी, दिस इज़ हॉट एयर, ऊपर है कोल्ड एयर। अब क्या होगा, हॉट एयर क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है। लाइट एयर क्या जाना चाहेगी, ऊपर को जाना चाहिए, तो लाइट एयर ऐसे करके ऊपर उठती है।
ऊपर उठती है ठंडी होती है, ठंडे का टच में आती है, ठंडी होती है तो फिर वो आके नीचे गिरती है। जब नीचे आती है फिर यहाँ ठंडी होती है, फिर गर्म हवा, जैसी हवा गर्म हवा ऊपर गई तो यहाँ क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। और ये ऐसे मैं बोलूँ तो दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है, चारों तरफ तो क्या है, इस आग के चारों तरफ क्या है, ठंडी हवा। तो गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर होकर वो ठंडी हुई, ठंडी होकर नीचे हुई, जो नीचे से ठंडी हवा ऊपर है। तो इस तरीके से एयर जो है सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन में ऐसे करके मूव करने लगती है। और हॉट एयर कोल्ड एयर ये क्या बता रही होती है, हॉट एयर की क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, कोल्ड एयर सॉरी हॉट एयर की डेंसिटी कम है, इसलिए तो ऊपर उठ रही है। कोल्ड एयर इज़ हैवी, तो कोल्ड एयर नीचे आना चाहती है, हॉट एयर ऊपर जाना चाहती है। और जब डेंसिटी डिफरेंस है उसका मतलब क्या है, मास डेंसिटी डिफरेंट है। और किसी चीज़ की यदि मास डेंसिटी डिफरेंट होगी तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी। और ऑप्टिकल डेंसिटी यदि डिफरेंट होगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, दोनों के अंदर हॉट एयर और कोल्ड एयर के अंदर क्या होगी, डिफरेंट होगी। और डिफरेंट होगी दैट मीन्स लाइट की बेंडिंग की प्रोबेबिलिटी दोनों के अंदर अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, होंगी कि नहीं होगी। एज अ रिज़ल्ट जो ये लाइट दूर से आपकी लाइट आ रही है वो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग ठंडी गर्म हवा एकदम यूनिफॉर्म तो नहीं रही है, कभी ठंडी कभी गर्म मिक्स हो रही है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो लाइट आ रही है वो बैंड होती है इधर उधर, और आपको लगता है कि यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ डिफरेंट लगता है। विजिबिलिटी इज़ नॉट क्लियर, हाँ धुंधला सा दिखने लगता है। क्लियर है। सो यदि हम मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वेरी करती है, मास डेंसिटी बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि मास बढ़ गया। किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ी तो हम बोलेंगे उसकी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका मास भी ज़्यादा, उसका वजन भी ज़्यादा। एक्जैक्टली सेम वे में जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है। तो कोल्ड एयर जो होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कोल्ड एयर में कम होती है, हॉट एयर में ज़्यादा होती है। अब इसको यदि हम ऐसे समझें कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ में डिफरेंट लेयर ऑफ स्पीयर्स होते हैं, आपने पढ़ी थे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, सबसे लास्ट वाला। और हमारा दिन में सन आता है, सन की क्या है, एनर्जी आती है, रेज आती हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब वो आती हैं तो अर्थ पे पड़ती हैं तो अर्थ क्या होती है, उसका सरफेस, वो सरफेस हो या वाटर हो सब गर्म होते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर राइज होता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा कि जो ऊपर की हवा है वो गर्म होती है, तो गर्म हवा क्या है ऊपर जाएगी। दैट मीन्स यदि मैं दिन में देखूं तो नॉर्मली मेरा सरफेस गर्म होता है और धीरे धीरे ऊपर तक की एयर आप यदि ऐसे ड्रॉ करें तो कलर ये बता रहा है ये मेरा ज़्यादा गर्म है, धीरे धीरे कम गर्म है, कम गर्म है, और ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है, कम ठंडा होती जा रही है हवा। राइट, कहने का मतलब है मैं ट्रोपोस्फीयर से यदि ऊपर तक जाऊँ, वैसे हवा इतने ऊपर तक होती ही नहीं है, हवा करीब 10-12 किलोमीटर तक ही होती है, उसके बाद तो धीरे धीरे बिल्कुल इट इज़ मोर और लेस वैक्यूम टाइप का होने लगता है, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी वेरी लेस। सो द हीट जो होती है वो धीरे धीरे गर्म हवा नीचे से ऊपर तक होती है, और ऊपर तो वैसे भी हवा इतनी कम हो गई है डेंसिटी कि क्या बता, इट्स मोर और लेस अ वैक्यूम। क्लियर। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, एक तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये मालूम ही है कि डेंसिटी ऑफ एयर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होती जाती है, तो डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी कम होती है तो ऑप्टिकल डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है। दूसरा, टेम्परेचर की वजह से हमने यहाँ देखा हॉट और कोल्ड, उनका टेम्परेचर की वजह से भी क्या होगा, उनकी डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी, डिफरेंट होगी, दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होगी। तो दो कारणों से, एक तो हाइट की वजह से और एक टेम्परेचर की वजह से, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ गैस या एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ डिफरेंट। दूसरी तरीके से यदि मैं समझूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ एयर विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट। अर्थ से जैसे तुम ऊपर जा रहा हूँ कि एयर की डेंसिटी अलग अलग हाइट पर अलग अलग होती है, पहला। दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट, ये बोल सकते हैं, ये अभी हमने देखा ही सीखा ही। थर्ड, हम बोल सकते हैं कि द लाइट स्पीड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, लाइट स्पीड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्यों, क्योंकि उनकी ऑप्टिकल डिफरेंस डिफरेंट है। इस केस में क्या एयर है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर ऊपर तक सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सन से जो सन की लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, यदि उसको मैं बोलूँ एक्चुअली तो उसको आना चाहिए था सीधा, यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम में से होते आ रही है, डिफरेंट एक्सोस्फीयर से लेकर थर्मोस्फीयर, मियोस्फीयर, सब में अलग अलग डेंसिटी है। इसका मतलब क्या होगी, वो लाइट बैंड होगी, क्योंकि यहाँ डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जा रही है, तो वो लाइट क्या होगी, बैंड होगी। एक्चुअल में यदि मैं इस जगह पे खड़ा हूँगा तो मुझे जो लगेगा कि सन जो है इस समय यहाँ है,
आप समझे? यदि मैं इस जगह खड़ा होता तो मुझे वो सन की रे क्या है, सन को क्या होता, थोड़ा सा और इधर जाना पड़ता, तब जाके मेरे को सन की रे दिखती। मान के चलो सन से सिर्फ एक ही रे आ रही है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो सन की रे आपके पास सीधी आपको जो लग रही होती है कि सीधी आ रही है, एक्चुअली वो सीधी नहीं आ रही होती है, वो बैंड होके आ रही होती है। और इस बेंडिंग की वजह से क्या होता है, और ये बेंडिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इसी को हम बोलते हैं। क्यों हो रही होती है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर हाइट के साथ साथ वेरी कर रही है, और जब ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी करती है, जो हमने एक एग्जाम्पल में देखा, उससे क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल इन सेंस इस तरीके से कि आप रात में खड़े हुए हो, ठीक है, कहाँ खड़े हुए, एक सरफेस पे, अपनी छत पे खड़े हुए सपोज, एंड यू आर वॉचिंग अ स्टार। ये क्या, तारा, एक तारे को आप देख रहे हो, राइट। तारा आपको एग्जैक्टली आपकी आंख में आपको लग रहा है तारा एक्चुअल में यहाँ पर है, पर तारा एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइट में जो है तारे से जो लाइट आ रही है वो आपकी आंख तक स्ट्रेट नहीं आ रही है, इन बिटवीन क्या है, वो बेसिकली टेढ़ी आ रही है। तारा एक्चुअल में यहाँ पे है और वो घूम के आपकी आंखों में आ रही है, जबकि आपको लग रहा है तारा यहाँ है। तो दिस इज़ द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, बोलते हैं आभास लग रहा है आपको तारा यहाँ है, पर एक्चुअल में तारा यहाँ है। क्यों, क्योंकि तारे की जो लाइट आ रही है ऐसे बैंड होके आ रही है। लाइट क्यों बैंड होगी, अब तो रात है बेशक, पर लेयर ऑफ एयर तो इन बिटवीन बहुत सारी है। दूसरा, हवा चल रही है, दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ एयर, हवा चलने से क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। हवा भी चल रही है, लेयर ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या होगी, बैंड होगी ही होगी, क्योंकि इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबकी अलग अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है तो लाइट की बेंडिंग की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। इसलिए जो तारा आपको अभी यहाँ दिख रहा है वो जस्ट आभासी है, एक्चुअली उसकी पोजीशन ये है, ठीक है। यदि थोड़ी सी हवा और चलती है तो कभी तारा यहाँ दिखता है, कभी तारा यहाँ दिखता है, राइट। तो इसका मतलब तारा की जो पोजीशन है वो टिमटिमाता रहता है, इसलिए आपको जो है ना तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये तो मैंने आपको ऐसे बोला जाए तो बड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ, राइट। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमको लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रही है। एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन क्या मीन्स, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आ गई, हवा चल रही है, डिफरेंट लेयर ऑफ हवा की डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डेंसिटी होती है, एज अ रिजल्ट उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है, एज अ रिजल्ट उनकी बेंडिंग की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इस वजह से आपको तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। एग्जैक्टली सेम फिनोमिना दो बार आपको और लगता है, दिन में दिखता है, जब सूरज छुपता है या सूरज उगता है। अब ये आप यहाँ खड़े हुए हो और आप ऐसे देख रहे हो स्ट्रेट, तो ये आपका होरिजन हो गया, यू आर दैन ऑब्जर्वर, ये अर्थ के ऊपर आप खड़े हुए हो। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे क्योंकि इससे नीचे आप देख नहीं पाओगे। सन जब नीचे होता है, सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, एक्चुअली वो भी होरिजन से ऊपर नहीं आया है, पर आपको कहाँ लगता है, वो यहाँ लगता है, उगा हुआ लगता है, जबकि वो एक्चुअल में फिजिकली कहाँ है, वो यहाँ है, होरिजन से नीचे है, आपको यहाँ लगता है। क्यों, क्योंकि ये सन की जो रेज हैं वो ऐसे करके आती हैं, बैंड होकर आपके आँख में आ जाती है। तो आपके आँख में तो लाइट पहुँच गई सन की, तो आपको क्या लगेगा, सन, यदि मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँ, सन आपको यहाँ लगेगा, मीन्स उगने से पहले ही आपको सन ऊपर दिखने लगता है, जबकि सन फिजिकली होरिजन से नीचे है। एंड एग्जैक्टली सेम वे में शाम को होता है, सन छुप चुका होता है, पर स्टिल यू आर एबल टू सी इट ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ये दोनों कारण होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे ही मैं आपको ये देखूं, ये सनसेट है या सनराइज है, कुछ भी समझ लो आप, एक्चुअल में सूरज डूब चुका है, नीचे जा चुका है, या सूरज अभी उगा नहीं है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, पर स्टिल यू आर एबल टू सी द सन बिकॉज सन नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में आ रही है, बैंड होकर आपके आँखों तक आ जा रही है। तो आपको ये आभास हो रहा है सन यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ नहीं है, सन एक्चुअल में इससे नीचे है। क्लियर, वेरी गुड। नाउ वन मोर फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर हो गई, फैल गई चारों तरफ। पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में कि मीन्स यदि किसी आप जंगल में जाओ और सुबह जब सन को आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मॉइस्चर होती है,
मॉइस्चर की वजह से सन की लाइट ऐसे स्कैटरिंग हो जाती है, फैल जाती है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत बार आपने देखा होगा जो बादल होते हैं इनसे भी लाइट ना स्कैटर होती है। स्पेशली ये फिनोमेना आप कब देख सकते हो, जब आप ना सुबह सुबह या इवनिंग में जब सनसेट होता है या सनराइज़ होता है तो आसमान पूरा लाल हो जाता है। तो ऐसे कैसे हो जाए कि आसमान छुपते समय जो लाल हो जाता है, दिन में हमें ब्लू दिखता है, ऐसा कैसे होता है? तो ये तीनों चीज़ें क्यों हो रही होती हैं, इनके पीछे क्या फिनोमेना होता है? फिनोमेना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइफ। पर ऐसा हो कैसे रहा होता है, कभी हमको आसमान या बादल ऐसे दिखते हैं ब्लूइश, और कभी रेडिश या पिंकिश, अलग अलग कलर के होते हैं, येलोइश मिक्स होके, ऐसा क्यों हो रहा होता है? इसको समझने के ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट वही एक्सपेरिमेंट है जो हमने क्लास 10th में या अपने शायद 9th में एक एक्सपेरिमेंट किया था, टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ अ सोल्यूशन, व्हाट इज़ कोलाइड एंड व्हाट इज़ सस्पेंशन। और उसमें हमने क्या किया था, 3 ग्लास लिए थे। एक ग्लास में हमने सोल्यूशन डाला, एक में हमने कोलाइडल बनाया, एक में हमने सस्पेंशन बनाया। और हमने यहाँ पे क्या रखी, टॉर्च रखी, और टॉर्च को हमने ऑन किया। जब ऑन किया तो आपने क्या देखा, पहले वाले केस में जो सोल्यूशन है उसमें आपको लाइट दिखी नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं, मालूम ही नहीं चला कि यहाँ से लाइट पास हो रही है, राइट। लाइट इज़ नॉट विजिबल वी कैन से। वेरएस कोलाइडल के अंदर आपने देखा कि लाइट विजिबल है, आपको ये दिख रही है, देखो ये जाती हुई, इससे पास होती हुई दिख रही है। वेरएस सस्पेंशन के अंदर भी आपको लाइट काफ़ी क्लियरली विजिबल हुई। तो आप कैसे डिफरेंस पता लगाया था कि सोल्यूशन में कभी भी आपको कोई भी चीज़ घुल गई है, 2 चीज़ों का सोल्यूशन है तो आपको लाइट नहीं दिखेगी, बिल्कुल इतना अच्छा सोल्यूशन, एक दूसरे में चीज़ें इतने अच्छे से घुली हुई हैं कि आप उनको देख ही नहीं सकते लाइट से। वेयर एज इन कोलाइडल कि वो चीज़ें एक दूसरे से घुली हुई हैं बट स्टिल आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन सी कि लाइट दिख रही है आपको। उन पे जब पड़ेगी लाइट तो आपको मालूम चलेगा यहाँ बहुत सारे एटम्स हैं, पर किसके हैं नहीं मालूम चलेंगे। वेयर एज इन सस्पेंशन यू विल एबल टू सी सम पार्टिकल्स, यहाँ कुछ दिख रहे हैं। जैसे सोल्यूशन के केस में मैंने वाटर इज़ अ सोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। मिल्क इज कोलाइडल, दूध होता है, उसमें से आप पानी और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, पर आप सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। आपको एकदम अलग अलग चीज़ें नहीं दिखेंगी, इसको बोलते हैं कोलाइडल। सस्पेंशन क्या होता है कि आटा मिला हुआ हो पानी के अंदर, तो जब लाइट जाएगी तो उसमें आपको ना आटे के, जब लाइट पड़ेगी आटे के पार्टिकल्स पर वो विजिबल होंगे। ये तो मैंने बड़े करके आपको दिखा दिए, ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट, अदरवाइज वो वाइट 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 के ऊपर दिखेंगे आपको, ठीक है। ओके, सो दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ वाइट लाइट। तो हमने क्या देखा कि कोलाइडल हो, पार्टिकल कितने भी छोटे हों, या पार्टिकल ऐसे हों जैसे आटे के पार्टिकल जो होते हैं पानी में मिक्स हुए, आप उनको देख सकते हैं, नेकेड आइट से भी दिखते हैं जब लाइट पड़ती है। तो वो क्यों दिखे, क्योंकि दे आर एबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। उन्होंने इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट की बीम को स्कैटर कर देते, चारों तरफ फैला देते हैं। अब स्कैटरिंग और लाइट को समझने का मतलब ऐसे समझें कि यदि ये इंसिडेंट रे, यदि ये स्ट्रेट लाइन्स, ये जो ब्लैक वाली है, ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है। जब वो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर किसी भी पार्टिकल के ऊपर पड़ती है, वो कितना भी छोटा हो, तो क्या होता है, वो लाइट चारों तरफ इसके स्कैटर हो जाती है। मतलब क्या हुआ, एकदम स्कैटर मतलब कांच के पीस को ऐसे ज़मीन पे गिराओ तो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है, स्कैटर्ड पीसेज में हो गया, राइट, n नंबर ऑफ पीसेज हो गए। ऐसी जो लाइट की जो इंसिडेंट लाइट होती है, क्योंकि वो वाइट लाइट होती है और जो पार्टिकल से टकराती है तो उसकी लाइट अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर्ड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है देन यू विल फाइंड कि वो जब स्कैटर होती है तो किस फॉर्म में होती है, उसका कलर क्या होता है, इज ब्लू कलर। मीन्स वाइट लाइट आई, पार्टिकल से टकराई, और पार्टिकल से टकराने के बाद जो लाइट अलग अलग n नंबर ऑफ डायरेक्शन में चली गई तो वो कौन सी लाइट विजिबल होती है, दैट इज ब्लू कलर इन लाइट, एंड दैट लाइट इज कॉल्ड स्कैटर्ड लाइट। तो इसने पार्टिकल ने लाइट को स्कैटर्ड कर दिया, और जो ब्लू कलर निकली उसको बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट रेस। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हो रही होती है, जैसे सुबह ये सूरज निकल रहा होता है और हल्की सी भाप होती है पेड़ों के बीच में, तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि छोटे 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 मॉइस्चर के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और ये जो इम्पैक्ट होता है या जो ये इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
अब ये टिंडल क्यों होता है? क्योंकि जॉन टिंडल साहब थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया था कि जब लाइट आती है वो पार्टिकल से टकराती है और वो स्कैटर्ड होती है, क्योंकि इन्होंने बताया था, इसीलिए इनके नाम पे इसको बोल दिया टिंडल इफ़ेक्ट। साइंस की यही खासियत है, आप जो इन्वेंट करोगे वो आप ही के नाम पे हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे में यदि आप तारा कोई ढूंढ देते हो नया तारा, तो आपके नाम पर उस तारे का नाम रख दिया जाएगा। दिस इज़ अ यूनिवर्सल रूल और लॉ। अब इसी को समझने के स्कैटरिंग लाइट की वजह से ही हमारा आसमान हमको नीला क्यों दिखता है। सो वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई और द क्लियर स्काई इज़ ब्लू इन कलर? वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज़ ब्लू? नीला आसमान हमारा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब सनलाइट आती है तो रे ऑफ लाइट आती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में जब पहुंचती हैं उनकी स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग कैसे होती है? ज्वालामुखी पड़ते रहते हैं, हम आग जलाते रहते हैं, कार चलती रहती हैं, उनका एग्जॉस्ट धुआं धक्कर निकलता रहता है, फैक्ट्री से 50 धुआं धक्कर निकल रहा होता है, पेड़ पौधों से मॉइस्चर निकल रही होता है। मीन्स एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एनीथिंग, इट इज़ फुल ऑफ सो मैनी पार्टिकल्स एंड दे आर सो माइन्यूट पार्टिकल्स। हाँ, मॉइस्चर से लेके हर चीज़ है इसमें। तो मीन्स एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आके लाइट क्या होती है, उनसे टकराती है और चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। स्कैटरिंग मीन्स बिखरना। एंड एज अ रिजल्ट जब स्कैटर होती है लाइट, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब इंसिडेंट रे पार्टिकल पड़ती है तो जो स्कैटर्ड रेस होती हैं वो किस कलर की होती हैं? ब्लू कलर की होती हैं। अब ये ब्लू कलर की क्यों होती हैं? हमने तो ये पढ़ा था कि जो सन की जो लाइट होती है वो फुल ऑफ इज़ कॉल्ड वाइट लाइट, या दूसरे तरीके से बोला है कि उसमें से प्रिज्म में से जब पास होती है तो उसमें 7 कलर के कलर निकलते हैं। रेनबो तभी तो बनती है बारिश के टाइम में। तो उसमें वायलेट भी होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इतने तरह के कलर होते हैं। तो ये खाली ब्लू ही क्यों दिख रहा है हमको? लाइट स्कैटर्ड हुई तो स्कैटर्ड जो लाइट हुई, स्कैटरिंग होने के बाद जो फैलने के बाद जो लाइट दिखी वो हमको ब्लू क्यों दिखी? स्कैटरिंग तो समझ में आ गया कि लाइट टकराई और अलग अलग में बहुत सारे उसमें डिवाइड हो गई, स्कैटर तो हो गई, पर स्कैटर्ड लाइट ब्लू क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद होगी, हमने ये पढ़ा था कि रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, या अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रिज्म के अंदर से जो रेड लाइट होती है वो सबसे कम बैंड होती है और ब्लू लाइट जो होती है सबसे ज़्यादा बैंड होती है। दैट मीन्स इंसिडेंट रे जब इससे टकराई तो क्योंकि वेवलेंथ आर की ज़्यादा थी तो वो तो सीधी निकल गई, सबसे ज़्यादा बैंड क्या होगी? ब्लू लाइट। वायलेट, इंडिगो करीब करीब आपको दिखता नहीं है तो इसलिए ब्लू ज़्यादा विजिबल होता है। तो ब्लू लाइट ज़्यादा बैंड हुई और ज़्यादा बैंड हुई तो जो चारों तरफ बैंड होके जो लाइट निकलेगी वो कौन सी लाइट होगी? ब्लू लाइट। एज अ रिज़ल्ट वाइट लाइट की जो स्कैटरिंग के बाद जो रेज निकलती हैं वो ब्लू कलर की ज़्यादा होती हैं। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर दैन द ब्लू लाइट। क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो टकराने से पहले ही पार हो जाती है, निकल जाती है। जबकि ब्लू की जो वेवलेंथ होती है छोटी होती है तो वो ज़्यादा बैंड हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट हमको सिर्फ ब्लू ही ब्लू दिखता है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scattered blue color। तो चारों तरफ क्या होता है? ब्लू 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 ज़्यादा दिखता है। तो वाइट लाइट का जो रेड है वो तो स्कैटर हुआ ही नहीं, वो तो सीधा अपना चला गया। तो चारों तरफ क्या हो गया? ब्लू कलर हो गया। शॉर्टर वेवलेंथ की वेव है, द मोर स्ट्रॉन्गर देन रेड। और एज अ रिज़ल्ट जब ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू ही ब्लू हो गया तो चारों तरफ आसमान क्या हो जाता है? हमको नीला दिखने लगता है, लाइट दिस कलर। दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो स्काई है, आप अपना यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, दूर से जब अर्थ को देखोगे, स्पेस से जब अर्थ को देखोगे, यू विल सी इट इज़ ब्लू इन कलर बिकॉज सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। एंड वाई सनलाइट स्कैटर मोर ब्लू कलर? बिकॉज शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, वो ज़्यादा बैंड हो जाती हैं अक्रॉस दिस पार्टिकल। ठीक है, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आई, और यही ब्लू लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है और हमारी आंखों में वही दिखेगा जो लाइट आई, रेड तो पहुंची नहीं। अदरवाइज द स्काई वुड हैव लुक डार्क। यदि ये स्कैटर्ड नहीं होती, ये पार्टिकल ने रोक लिया होता तो क्या होता? लाइट जिससे टकरा के वापस चली गई होती, वापस चली गई तो नीचे लाइट आती नहीं, तो हमको क्या दिखता है? स्काई ब्लैक। इसलिए आप यदि स्पेस को देखेंगे वो आपको कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहाँ वो पार्टिकल्स ही नहीं है जो लाइट को स्कैटर्ड कर सके।
यदि वो स्कैटर्ड कर पाते हैं तो भी हमको क्या अपना पूरा यूनिवर्स स्पेस कैसा दिखता, मोस्ट प्रोबेबली इन ब्लू इन कलर। क्लियर हो गया? तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू इन कलर। एंड रेड लाइट के भी कुछ फ़ायदे हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, 1.8 टाइम्स द ब्लू लाइट। इसलिए जब फॉग होता है तो फॉग में क्या होता है, जो आपकी जो कार की लाइट होगी तो वाइटिश कलर की येलोइश होती है मान के चलो, तो वो येलोइश लाइट जो होगी उसकी रेड लाइट से कम है वेवलेंथ, तो वो क्या होगा, वो देखो वाई है और आर है, मीन्स इसकी वेवलेंथ कम है। दैट मीन्स वो वेवलेंथ क्या होगी, वो भी स्कैटर कंपेरेटिवली, रेड लाइट तो उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी, मतलब वो फैलेगी नहीं। येलो लाइट उससे थोड़ा ज़्यादा फैल जाएगी, ब्लू लाइट होगी तो बिल्कुल ही फैलेगी। मतलब ब्लू लाइट अपनी कार में लगा लो, आप देखोगे दूर से पूछोगे लाइट दिख रही है, बोलेगा नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी दूर में ही स्कैटर्ड होगी, चारों तरफ फैल गई। वेयरएज क्योंकि इसकी रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए आपको दूर से भी आप गाड़ी को देख सकते हो, इसलिए हमने रेड लाइट लगाई जाती है कार में, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ है तो काफ़ी दूर से दिख जाएगी आपको ना। एक और फिनोमिना होता है, हमने स्कैटरिंग लाइट में क्या सीख रहे थे कि सुबह और शाम, सनसेट और सनराइज़, उसका कलर ऐसा बिल्कुल रेडिश क्यों होता है, क्यों लाल हो जाता है। इसके लिए ना एक एक्टिविटी करते हैं। द एक्टिविटी इज़ लाइक दिस कि आपने एक लेंस लिया, एक सोर्स लिया, सोर्स मीन्स सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो लाइट का सोर्स है। ये एक लेंस लिया, लेंस नंबर 1, एक पानी का एक बीकर लिया, ग्लास का बना हुआ बीकर है जिसमें 2 लीटर आपने वाटर डाला, ठीक है, एक बीकर जिसमें आपने 2 लीटर वाटर डाल दिया। फिर एक ये कार्डबोर्ड लिया जिसमें बीच में एक होल है। उसके बाद हमने एक और कॉन्वेक्स लेंस रखा, दैट इज़ लेंस 2, और इन द एंड हमने एक स्क्रीन रखा जिस पे हमारी क्या होगी, इमेज प्रोड्यूस होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोर्स जो हमारा फोकस पे रखा हुआ है, सपोज देयर इज़ अ बल्ब, उससे जो रेज़ निकलेंगी जब वो भी लेंस पे पड़ेंगी, क्योंकि ये फोकस पे है तो उसके जो रेज़ बाहर आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो गई। यहाँ हमने होल करने का पर्पज़ यही था कि जो अनवांटेड हैं वो तो रुक गई, और जो हमको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ रेज़ चाहिए उतनी इसमें से पैरेलल निकली, वो आके कहाँ स्ट्राइक की, इस लेंस पर, क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कन्वर्स क्या होंगी, फोकस पर, और फोकस पे भी हमने एक ना स्क्रीन रखा है जिस पे हमारी इमेज बन गई। तो ये पहला हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप रेडी हो गया। अब हमने क्या किया, इस बीकर जिसमें हमने 2 लीटर वाटर लिया है उसमें हमने 2 चीज़ें ऐड की, 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, उसको हाइपो बोलते हैं, ये आपकी लैब में मिल जाएगा, उसको मिला दिया सोल्यूशन फॉर्म में, एंड अप्रॉक्सी 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड H2SO4 इसमें डाल दिया। सो सोडियम थायोसल्फेट, इसमें भी सल्फ़र है, सल्फ्रिक एसिड के अंदर भी सल्फ़र है, दोनों को डाला। 2-3 मिनट तक आपने इसमें वेट किया। आप देखोगे 2-3 मिनट बाद क्या होगा, धीरे धीरे द पार्टिकल ऑफ द सल्फ़र, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, वो इसमें प्रेसिपिटेट होना शुरू किए, मतलब जनरेट होना स्टार्ट हुए, सेपरेट होना स्टार्ट हुए, थायोसल्फेट से और सल्फ्रिक एसिड से अलग अलग बहुत सारे सल्फ़र पार्टिकल्स जनरेट होने से हुए। क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट से हमारी लाइट रेज आ ही रही हैं, अब वो इतने सारे पार्टिकल्स जब जनरेट हुए तो आपने क्या मालूम है, आपको मालूम ही है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा, या बोलेंगे सॉरी दैट इज़ कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग टकराएगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। आप देखोगे ये जो आपका जो ग्लास है या बीकर है, वो उसमें से ना नीली नीली लाइट आपको बढ़ती हुई जाएगी, एकदम नीला, उसका और कलर नीला और डार्क नीला हो जाएगा, नीली लाइट निकलने लगेगी इससे। आपको लगेगा हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। जो हमारा सोर्स है जिससे एक वाइट लाइट निकल रही है, वो जो वाइट लाइट आ रही है जब इसमें स्ट्राइक कर रही है, पार्टिकल्स पे स्ट्राइक कर रही है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो हमको क्या मालूम था, जब भी वाइट लाइट स्ट्राइक करती है पार्टिकल में, तो वो क्या होती है, जो लाइट मैक्सिमम स्कैटर्ड होती है वो कौन सी लाइट होती है, ब्लू इन कलर। एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको ब्लूइश लाइट बढ़ती हुई जा रही है। तो जो लाइट स्कैटर्ड नहीं हुई कौन सी होती है, बड़ी वेवलेंथ। बड़ी वेवलेंथ कौन सी होती हैं, विबग्योर मीन्स नियर टू येलोइश, ऑरेंज, रेड। तो आप देखोगे शुरू में आपको जो इमेज बनेगी वो कुछ येलोइश होगी, धीरे से उसका कलर चेंज होता जाएगा, ऑरेंजिश हो जाएगी, और इन द एंड यू विल से क्रिम्सन रेड, जैसा ये एकदम आपको यहाँ दिख रहा है राइट साइड टॉप में सनसेट के टाइम है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारा डे टू डे लाइफ में जहाँ पे स्कैटरिंग हो रही होती है, तो आसमान तो हमें नीला दिखता है,
इसकी वजह से। और सनसेट और सनराइज़ हमको रेडिश या पिंकिश या क्रिम्सन रेड ऐसा दिखता है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, हॉरिजन ये हमारा है, एक्चुअल में सन क्या है यहाँ पे है, नहीं ये यहाँ नहीं है, वो पहले ही छुप चुका है, वो नीचे है। जब वो नीचे है, ये सनराइज़ हो रहा है तो पहले नीचे है, तो लाइट ऐसे बैंड होके आ रही है। तो मैक्सिमम बैंडिंग ऑफ लाइट किसकी होती है, किसकी होगी, इस ब्लू की। तो ब्लू लाइट बैंड होगा तो यहीं रहेगी, जो हमारी आइज तक पहुंचेगी कौन सी पहुंचेगी, रेडिश। तो वो इसलिए हमको वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, इसकी वजह से डिस्पर्शन की वजह से हमको ये रेडिश दिखता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जब ये सन हमारे जो सन रेज आ रही हैं तो रेडिश तो हमारा इनिशियली पहुंच गया, डिस्पर्शन हो गया। और स्कैटरिंग क्या होता है, जब ये जैसे ही ऊपर आ जाता है तो उस समय स्कैटरिंग का फिनोमिना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमको जो स्काई है वो ब्लूइश दिखने लगता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन सन इज़ अबव और अबव ऑफ हेड, तो वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, इसलिए हमको ज़्यादा ब्लू दिखता है। और जैसे जैसे बिल्कुल ही सिर पे आ जाता है तो हमको एकदम स्काई थोड़ा वाइटिश सा दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ रहा है उसको, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगी। तो आप जब देखोगे दोपहर के टाइम में आपको आसमान उतना नीला नहीं लगेगा कंपेरेटिवली इन बिटवीन सनसेट एंड व्हेन द सन इज़ एट योर हेड। तो इन बिटवीन आपको ज़्यादा ब्लूइश लगेगा, यहाँ पे कम ब्लूइश लगेगा, और यहाँ पे रेडिश ज़्यादा लगेगा ड्यू टू यहाँ फिनोमिनाइज मोर फिनोमिनाइज इज डिस्पर्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है उसकी वजह से। क्लियर हो गया? If you have any query, feedback or suggestion, please do write to us at milapintegration.com. Please like, share and subscribe so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.